तो वीडियो स्टार्टिंग पर हमें दिखा गया था कि पेंडोरा और लीटर के फाइट के कारण पेंडोरा को जो विला रहती है वो टूट के बिखर गई होती है। तभी हम पेंडोरा के वही बॉक्स को देखते हैं जो सभी लोगों को वो कैद करके रखते थे। वो बॉक्स खाली रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखा गया था कि उस बॉक्स के अंदर जितने सारे लोग कैद थे वो सभी बाहर आ गया होता है और वो सभी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया होता है। फिर वो अपने सामने किसी को कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं जिंदा लौट पाऊंगा, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें फाइनली दिखाया था कि वो सभी थैंक यू कोई और नहीं बूचन को कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी थैंक यू कहने के बाद उस जगह से जाने लगता है और वही उस सभी के पीछे में सिल्वी और बूचन को दिखा आती है जो उस सभी को जाते हुए देख रही होती है। तभी अचानक से सिल्वी बूचन को कह रही होती है, बूचन अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। ये बातों को सुनेगा तो हमें बूचन को दिखाता है जो अपने पीठ पे पेंड्रा को ले लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं पेंड्रा को यहाँ पे छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पेंड्रा को लाभ लिटिल हाउस पे लेके जाऊँ और हाँ तुम दोनों मेरे साथ आओ, सभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लाभ लिटिल हाउस को दिखाता है और वहीं पे हम तिफानी और इलिना को देखते हैं जो बातें कर रही होती है। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पे एक पोर्टल ओपन होता है और ये देने के बाद तिफानी कह रही थी कि ये क्या है, और वहीं पे इलिना कह रही होती है ये बूचन का टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। और हाँ मैंने तुम्हें कही थी ना कि बूचन एकदम सही है। तभी हमें दिखा था कि उस पोर्टल के अंदर से बूचन पेंड्रा को अपने पीठ पे लेके बाहर आता है और सामने का ये नजारा को देखने का तो हमें दूसरी तरफ इलिना, तिफानी और मिया को दिखा आती है। वो तीनों ही शॉक हो गई होती है और मेरे से इलिना तो और भी ज्यादा डर गई होती है। इलिना वहां से दौड़ के जाने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि बूचन तुमने ये क्या कर दिया, तुम उस पागल औरत को यहाँ पे लेके क्यों आए हो। और हमें बूचन को दिखाता है वो भी इलिना के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सामने के नजारा को दिखाता है, वही भी हम तिफानी और सिल्वी को देखते हैं एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। पर अचानक से हमें सिल्वी को दिखाती है जो तिफानी को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होती है कि तिफानी ये तुम हो, और वही दूसरी तरफ हमें तिफानी को दिखाती है वो भी सिल्वी को देखने के बाद वो शौक हो जाती है। शौक होती है कि मिया, और वही तिफानी के साइड पे हमें मिया को दिखाती है, उससे अभी के सिचुएशन के बारे में समझ में नहीं आ रही होती है। और गाइस मुझे भी समझ में नहीं आया कि तिफानी सिल्वी को मिया क्यों कह रही है। चलो छोड़ो, आगे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हमें दिखा था कि तिफानी और सिल्वी को वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती है। पर अचानक से हमें तिफानी को दिखाती है जो सिल्वी के पास आके सीधा सिल्वी के सामने बैठ जाती है और ये देने का तो हमें सिल्वी को दिखाती है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और हमें तिफानी को दिखाती है जो सिल्वी के साइड पे रोजा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि वाओ तुम्हारी बच्ची ऑलरेडी इतना ग्रो हो गई है। और ये बातों को सुनने का तो मैं सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते कह रही थी कि ये तुम क्या कह रही हो, बूचन और मेरी अभी तक चाइल्ड नहीं हुई है। और ये बातों को सुनने का तो मैं तिफानी को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो चिल्लाते कह रही थी कि क्या बकवास बातें कर रही हो, तुम दोनों तो ऑलरेडी मैरिड हो, पर तुम दोनों का अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुआ है। उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं चल सकती है। फिर उसके बाद वो सिल्वी को पकड़ने के बाद वहां से ले जाने लगती है, जाती है कह रही होती है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारे साथ बात करने की जरूरत है। और वो सभी वहां से जाने के बाद उस रूम के अंदर बूचन और इलिना अकेले में रहती है। तभी बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पेंडोरा अब तुम्हें हर्ट नहीं करेगी, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आज सुबह ये पागल औरत मुझे मारने का कोशिश किया, मैं पहले ही कह देती हूँ मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी, और हाँ तुम्हें उसे यहाँ पे लेके आए हो तो उसका ख्याल रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ही है। और इलिना की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो पेंडोरा की तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, बच्चे को रेज करना इतना भी डिफिकल्ट क्या है। फिर मैं बताया था कि बूचन तो सोच रहा था कि ये सब काम बहुत ज्यादा आसान है पर सच तो कुछ और ही है। फिर हम देखते हैं कि डे 1 पे पेंडोरा बूचन को पकड़ के रखी होती है, बूचन को कहीं पे जाने नहीं दे रही होती है और इस तरह से डे 1 गुजर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डे 2 का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है, पर हमें पेंडोरा को दिखाती है जो बूचन के गोद पे बैठी रहती है, बूचन को जाने नहीं दे रही होती है और इस तरह से डे 2 गुजर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, डे 3 का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो नहा रहा होता है, पर अचानक से उस बाथरूम के दरवाजा ओपन, पेंडोरा बिना कपड़ों के बूचन के सामने आ जाती है और सामने का ये नजारा को देने का हमें बूचन को दिखाता है, उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है, सामने उसका तो टावर खड़ा हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि रात हो गया होता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो सोने के लिए बिस्तर पे लेट गया होता है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है। मन में कह रहा था कि बाप रे मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। और वैसे पेंडोरा हमेशा मेरे साथ चिपकी हुई क्यों रहती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के बेडरूम के दरवाजा ओपन करते हुए पेंडोरा आ जाती है। फिर वो कह रही होती है बिग ब्रदर, और पेंडोरा को यहाँ पे देखने का तो बूचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा था कि पेंडोरा तुम यहाँ पे फिर से क्या कर रही हो, हम राजी होते ना कि आज रात तुम इलिना के साथ सोने वाली हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जिसकी आंखों से आंसू आ गई होती है। फिर वो रोते हुए कह रही होती है पर वो मुझे हग नहीं कर रही है, वो सिर्फ बुरे टाइम के स्टोरी को बता रही है, और अगर तुम मेरे साइड पे नहीं होते हो मैं सो नहीं पाऊंगी। उसके बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जो बूचन के बेड के पास आ गई होती है और सामने का ही नजर को देखने के बाद बूचन मनी मन में कह रहा होता है, ओ नो मैं इस छोटी सी बच्ची को कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया है, क्या इसे कुछ लेसन सिखाने की जरूरत है, पर मैं इसे पीट भी नहीं सकता, अब आगे मैं क्या करूं, मैं और ये सहन नहीं कर सकता। वैसे पेंडोरा मेंटली बच्ची है
पर वो फिजिकली अडल्ट है। अगर रात पे वो अपने पैंट पे सुसु कर देती है तो मुझे कितनी बार डायपर चेंज करने की जरूरत पड़ेगा। तभी मैं पेंड्रा को दिखाती है जो बूचन के साइड पे सो गई होती है। फिर वो कह रही होती है बिग ब्रदर मुझे तुम्हारा हक चाहिए। फिर उसके बाद हम देते हैं कि बूचन को जो पेंड्रा को हक करके सो गया होता है। भाई पे बूचन मन में कह रहा होता है वेल देख के ऐसा लग रहा है कि आज रात मुझे फिर से नींद नहीं आने वाला है। फिर हमें बताया जाता है अभी भी बूचन को समझ में नहीं आया है पेंड्रा को हक करने का मतलब क्या है। कॉर्ड्स के साथ जन्म लेने के कारण पेंडोरा किसी के पास से भी ना ही हक और ना ही क्या रिसीव किया था, या तक कि अपने खुद के मदर के पास से भी नहीं। और पेंड्रा को बहुत ही लंबे समय से किसी से प्यार और गर्माहट की तलाश थी, पर उसके पास चाइल्ड मेंटेलिटी होने के कारण उसको अंदाजा भी नहीं थी इस सभी चीजों का मतलब क्या है। पर जब ऐसी भावनाएं एक साथ मिल जाती है तब उसी समय एक अननोन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और पेंड्रा की फिजिकल इंस्ट्रक्ट जाग जाती है। तभी इतना समय पेंड्रा को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है बिग ब्रदर मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरी दिल बहुत जोरों से धड़क रही है और इस जगह पे बहुत ज्यादा गर्म है, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चीजों की जरूरत है, पिछले समय से भी ज्यादा मुझे कंफर्टेबल की जरूरत है। और पेंड्रा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है उसे डेंजर महसूस होता है। उसके बाद ही वो अचानक से अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो पेंड्रा को दूर करते हुए कह रहा होता है पेंड्रा तुम शांत हो जाओ, ये सब चीजें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो मैरिड है। ये बातों को सुनने के बाद पेंड्रा कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो तुम मुझे कंफर्ट कर सकते हो, और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि पेंड्रा तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैरिज ये इतना आसान भी नहीं है और ये मैरिज वही करते हैं जो एक दूसरे के प्यार में होता है। तो बताओ पेंड्रा क्या तुम सच में मुझे प्यार करती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंड्रा को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रही होती है हाँ मैं इस दुनिया में मैं मेरे बिग ब्रदर को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से पेंड्रा के छाती में एक लाइट ग्लो करने लगती है और वही लाइट पेंड्रा के सामने आके अपेयर होती है और सामने का ये नजारा को देने का तो हमें पेंड्रा और बूचन को दिखाता है वो दोनों ही शौक में रहता है। फिर तभी हमें फाइनली दिखा आता है कि वो लाइट ग्लो करने वाला कुछ और नहीं दो मैरिज रिंग रहता है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं वो दोनों अंगूठी को अपने हाथ पे ले लिया होता है। उनमें से एक अंगूठी पेंड्रा के उंगली पे पहनाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है आज से हम ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं और हाँ पेंडोरा मैं कसम खाता हूँ आज से मैं मेरे पूरी जिंदगी भर तुम्हारी ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं पे नहीं जाऊंगा। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जो थोड़ा शौक हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बूचन को हग कर लिया होता है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। फिर वो खुश होते कह रही होती है आज से हम एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद ही वो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तो इसका मतलब ये है कि हम अब वो सब चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही वो बूचन को पकड़ने के बाद बूचन को बिस्तर पे लेटा देती है और वो बूचन के ऊपर चढ़ गई होती है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद बूचन मन ही मन में कह रहा होता है मुझे डाउट है कि अब वो इतने आसानी के साथ सेटिस्फाइड होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि रात के 3 बज रहा होता है और वही पे हम देखते हैं कि रूम के दरवाजा कोई धीरे से ओपन करता है। फिर हमें दिखाता है कि फाइनली वो कोई और नहीं बूचन रहता है। उसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा रहता है, वो जमीन पे रगड़ रगड़ के बाहर आ रहा होता है। वो अपने कांपते में कह रहा होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं उस लिटिल गर्ल को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट किया था। फिर उसके बाद ही वो अपने उंगली पे एक रिंग पहनते हुए कह रहा होता है कि डैम इट वो लड़की इतना तो पावरफुल है मुझे पता ही नहीं था। फिर हमें पता था कि इस रिंग का नाम है मैजिकल रिंग पैशनेट रोज और इस इक्विपमेंट का इफेक्ट है इस इक्विपमेंट को पहनने के बाद अनलिमिटेड स्टेमिना प्रोवाइड करता है। और तभी जना से हमें दिखा आता है कि बूचन के पीछे पेंड्रा आ जाती है और बूचन को पीछे से पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है बिग ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हमें पेंड्रा को दिखा आती है जो जोर जोर से हाँप रही होती है, वो पसीने से लथपथ रहती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है ब्लास्टिंग करती है अभी मैंने जो कुछ भी किया ये तो सिर्फ एक वार्म अप है, मुझे तो और भी बहुत कुछ करना है। उसके बाद वो बूचन को पकड़ने के बाद रूम के अंदर ले जाने लगती है जाते हुए कह रही होती है कि बिग ब्रदर कम ऑन अब मैं सीरियस होने वाली हूँ। पर हमें बूचन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ मिनट के लिए ब्रेक तो दो। और तभी हम देखते हैं कि बूचन जिस रिंग को पहनने जा रहा था वो भी पहनना भूल जाता है और ये देने के बाद बूचन कहता है कि अरे रुक जा मेरा रिंग तो पहनना ही भूल गया, वो रिंग पहनने तो कम से कम, नहीं तो मैं मर जाऊंगा आज। वही पे पेंड्रा कह रही होती कि नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं और कुछ सेकंड भी नहीं रुक सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मदर गॉडेस को दिखाती है और वो पेंड्रा और बूचन के हर एक हरकतों को एक क्रिस्टल बॉल के वहां से देख रही होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है ओ माय ये लड़की पेंड्रा तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। पर अचानक से मदर गॉडेस थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, ये सिचुएशन इतना ज्यादा स्मूथली कैसे चल सकता है, इस सिचुएशन पे एबिल गॉड अभी तक इंटरफेयर क्यों नहीं किया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि मदर गॉड के पीछे एबिल गॉड आ जाती है। फिर वो कह रही होती है मैं एक मदर होने के नाते मैं मेरी डॉटर की हैप्पीनेस पे इंटरफेयर कैसे कर सकती हूँ, और वैसे भी पेंड्रा एक टाइम बम है जिससे मैं छुटकारा पाने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकती। फिर हमें फाइनली एविल गॉड को दिखाती है। उसके बाद हम एविल गॉड के आइडेंटिटी को देखते हैं, नाम है सवीरा, कैरेक्टर आइडेंटिटी एक एविल गॉड है और वो हर एक डिमोनियस का क्रिएटर है। कैरेक्टर इंट्रोड्यूसन वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन से भी ज्यादा पावरफुल है, पर अनफॉर्चुनेटली पास्ट पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन के फाइट के बाद वो गहरी नींद पे चली गई, पर अब वो फिर से जग गई है। तो हम गॉडेस ऑफ क्रिएशन को देखते हैं जो एविल गॉड को यहाँ पे देखने के बाद वो थोड़ा शॉक में रहती है। शॉक होती है, कह रही थी कि सवीरा
तभी हम सवीरा को देखते हैं जो नीचे उतर आती है। फिर वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन को कह रही होती है, ये बहुत ही लंबे समय हो गया है गया। हम दोनों लास्ट टाइम 1000 साल पहले मिले थे, तब उस समय हम पैडल कर रहे थे। कितने ज्यादा दुख की बात है। तभी गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, हम दोनों ही मर चुके हैं, तो इसलिए सवीरा दुनिया के मैटर पे हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। गॉडेस ऑफ क्रिएशन की ये बातों को सुनने के बाद सवीरा कह रही होती है, गया तुम मुझे थ्रेट देना बंद करो, और वैसे भी क्या तुम दुनिया के मैटर पे इंटरफेयर नहीं कर रही हो? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम और मॉर्निंग स्टार मिलकर मेरी डॉटर के साथ क्या कर रही हो? सवीरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो थोड़ा अनईजी फील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, मैं सिर्फ उसके मिशन पे उसे गाइड कर रही हूँ, पर मैंने पर्सनली दुनिया के मैटर पे इंटरफेयर नहीं किया है। और सवीरा, पास्ट पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ डिफरेंस था, पर इस समय ये सब कुछ जाने देना चाहिए। अब हम दोनों की समय खत्म हो चुकी है और दुनिया में एक नया इराका शुरू हो गई है। गॉडेस ऑफ क्रिएशन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सवीरा को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है। फिर वो कह रही होती है, हम दुनिया के क्रिएटर होने के नाते दुनिया कैसे चल रही है क्या हम ये देख भी नहीं सकते? ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, हम दुनिया के क्रिएटर हुए तो क्या हुआ, पर दुनिया के पास खुद का जजमेंट है जहां पे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें सवीरा को दिखाती है जो गॉडेस ऑफ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, हमने पास्ट पे भी इस तरह से आर्ग्यू किए थे, पर ये सब कुछ पॉइंटलेस है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, सवीरा अगर तुम कुछ करती हो तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पे तुम ही हो जो सफर करने वाली हो। पर अचानक समय दिखा था कि एविल गॉडेस का कुछ टेंटिकल गॉडेस ऑफ क्रिएशन को जकड़ लिया होता है और वहीं पे सवीरा कह रही होती है, अंत पे वही होगा, तुम तुम्हारी काइंडनेस सेल्फ इथोरियसनेस दुनिया को फैलाते रहोगी और मुझे अंत पे कुछ नहीं मिलेगी। गया तुम खुद की तरफ एक बार देखो, तुम कितना तो पावरलेस हो गई हो, तुम अब कुछ भी नहीं हो धूल के अलावा। तुम्हारी इच्छा की केवल एक अंश ही इस दुनिया में चिपकर रह गई है और दूसरी ओर मैं एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली हूँ। और वैसे भी अब जबकि बूचन मेरी डॉटर पेंड्रो को शादी कर लिया है, हमारी टाइमलाइन को इतिहास से हटा दिया गया है, जिससे घटनाओं की एक न्यू चेन ऑफ इवेंट शुरू होने वाली है और इस तरह से मैं मेरी खुद की हिस्ट्री रीराइट कर सकती हूँ और फिर से रिवॉर्न हो सकती हूँ। पर गया तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हो। और सवीरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, तो ये सब कुछ सवीरा का प्लान है, वो अपनी खुद की डॉटर को यूज कर रही है। फिर उसके बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन सीरियस हो जाती है, उसके पूरे शरीर गोल्डन कलर के लाइट से ग्लो करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि नहीं, मुझे जितना जल्दी हो सके बूचन को ये सब कुछ बताने की जरूरत है। अगर हिस्ट्री चेंज हो जाती है तो ये एविल गॉड अनस्टॉपेबल बन जाए। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन उस जगह से गायब हो जाती है और सामने का ये नजर को देने के बाद सवीरा कह रही होती है कि ओ, तो वो यहाँ से भागने के लिए खुद के बॉडी को छोड़ दिया। फिर उसके बाद ही सवीरा आसमान की तरफ देखते हुए कह रही होती है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ बदलने के लिए तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गई हो। तभी सनसेट होता है, बूचैन को दिखाता है जो सो रहा होता है, पर अचानक से उसको कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है, बूचैन बूचैन जल्दी से उठ जाओ, तुम इडियट कहके जल्दी से उठ जाओ। पर बूचैन अपने नींद से ना उठने के कारण हमें दिखाते है कि कोई बूचैन के मुंह पे किक मारते हुए कह रही होती है, अरे बूचैन जल्दी से उठ जाओ। और इसी आवाज के कारण हमें बूचैन को दिखाता है जो अचानक से नींद से उठ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अरे रुक जाओ, मुझे ऑलरेडी नीचे लिया गया है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली बूचन को नींद से उठाने वाला कोई और नहीं, शॉर्ट स्प्रिट रहती है। वही वे शॉर्ट स्प्रिट कह रही हो, जल्दी से उठ जाओ, मदर गॉडेस तुम्हें कुछ कहना चाहती है। और गॉडेस ऑफ क्रिएशन को यहाँ पे देने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि ओ, ये तो मेरा मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ सुनिए, मैंने पेंड्रा को हासिल कर लिया है। और ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या तुम उसके साथ मैरिज को रोक सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचैन को दिखाता है जो थोड़ा शौक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि पर इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ अकेला उसकी फ्रेंड हूँ। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, पेंडोरा सच में बहुत ज्यादा फेथफुल चाइल्ड है, पर हिस्ट्री बदलना नहीं चाहिए, हिस्ट्री जो है वही रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बर्बादी हो सकती है। और अगर इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है तो एविल गॉड खुद को रेस्क्यू कर लेगी, सिर्फ पेंडोरा और मेरी डॉटर तिफानी के सैक्रिफाइस के कारण या फिर जो कुछ भी बर्बादी हुई है वो सब कुछ रिस्टोर हो पाएगी। और इस तरह से ही हम एविल गॉड के रिवाज को रोक सकते हैं। ये सब बातों को सुनने का तो मैं बूचन को दिखाता है जो टोटली शॉक में रहता है। अचानक से वो अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, आप कह दीजिए कि आप सीरियस नहीं है, कुछ रिसॉल्व करने के लिए किसी को सैक्रिफाइस करने का क्या जरूरत है? नहीं, मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं ये सब कुछ होने ही नहीं दे सकता। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, पर बूचन हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है और मैं भी उन दोनों बच्चे को सैक्रिफाइस होने नहीं देना चाहती, पर मैं क्या कर सकती हूँ? पर अचानक से बूचन कह रहा होता है, ये मैटर नहीं करता, मैं एक जरूर उपाय ढूंढ लूंगा जिसके वजह से किसी को भी सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बूचन थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं हिस्ट्री का एक परफेक्ट गुड एंडिंग बनाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, परफेक्ट एंडिंग, किसी को भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। पर अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के बीच में शॉर्ट स्पीड आ गई होती है। फिर वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन को कह रही होती है, मतलब आप कुछ ज्यादा ही रिस्क नहीं ले रही है? तब क्या होगा जब एविल गॉड खुद को रेस्क्यू कर लेगी? गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, ये सब कुछ सही है, वैसे रिस्क बहुत ज्यादा हाई है पर रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा ग्रेट है और मैं विश्वास करती हूँ बूचन इस तरह के काम को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। और हाँ, बूचन को मदद करने के लिए तुम्हारी जो पार्ट है उसे कंप्लीट जरूर करना। ये बातों को सुनने के बाद वो शॉर्ट स्पीड कह रही होती है, पर बूचन मुझे बहुत ही लंबे समय से कुछ खिला नहीं रहा है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, क्या? पर तुम दोनों को जितना जल्दी हो सके ये सब कुछ काम करना
होना चाहिए। और गॉडेस ऑफ क्रिएशन की ये बातों को सुनने के बाद हमें वो स्वॉर्ड स्पीड को दिखाती है जो कि मैजिक स्पेल कास्ट करती है, और उसी कारण हमें दिखाता है कि बहुत सारे जंजीरें आके बूचन को जकड़ लिया होता है। और सामने का ये नजारा को देखने का तो बूचन कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ, मुझे ऑलरेडी निचोड़ लिया गया है, क्या ये सब कुछ हम कल नहीं कर सकते? पर हम उस स्वॉर्ड स्पीड को देखते हैं जब अपने कपड़े को उतारते हुए कह रही होती है, अरे तुम एक मैन हो ना, कैसे कह सकते हो? और वैसे भी मैं श्योर हूँ कि तुम एक दो बार तो कर ही लोगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन लाभ लिटिल हाउस को दिखाता है। वहीं पर हम बूचन को देखते हैं जिसका हालत बहुत ज्यादा बुरा रहता है। पेंडोरा और वो स्वॉर्ड स्पीड मिलकर बूचन को निचोड़ लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि सिल्वी अपने हाई रिकवरी इल्फ मैजिक की वजह से बूचन को रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है, पर कोई भी फायदा नहीं है। फिर उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो पेंडोरा को डांटते हुए कह रही होती है, पेंडोरा वैसे बूचन और तुम हस्बैंड वाइफ हो, पर फिर भी यहाँ पे कुछ लिमिट होना चाहिए, है ना? नहीं तो तुम अंत पे बूचन को मार दोगी। ये बातों को सुनने का तो पेंडोरा को दिखाती है जो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना प्लीज। सिल्वी कह रही होती है, क्या तुम नहीं जानती हो कि ड्यूमोनियस ह्यूमन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है? अब तुम खुद की तरफ देखो, तुम्हारी स्किन कैसे ग्लो कर रही है। सिल्वी की ये बातों को सुनने का तो पेंडोरा को दिखाती है जो अपने मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, पर मैं सच में इसके बारे में नहीं जानती हूँ, पर चाहे जो भी हो ये लास्ट टाइम है, मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं करूंगी। पर अचानक से साइड पे रहे तिफानी पेंडोरा को कह रही होती है, वैसे क्या तुम दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था? पेंडोरा कह रही होती है कि मैं इस बातों को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, पर बिग ब्रदर ने कहा था कि कल रात जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ टेक केयर कर लेगा। और पेंडोरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो रिलीफ फील करती है। फिर वो कह रही होती है, अगर ऐसी है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो मन में कह रही होती है, पेंडोरा ऑलमोस्ट लीड ले ली थी, पर मियां उसके बाद में गुस्से नजर से सिल्वी की तरफ देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है, ये बेहतर रहेगा कि तुम बूचन के ऊपर अपना एक्शन लेना शुरू कर दो। तिफानी की ये बात को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती है और मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। पर अचानक से वहीं पे बूचन को दिखाता है जो जोर जोर से खांसने लगता है और वो अपने होश पे आता है। और ये देखने के बाद सिल्वी कह रही होती है, ओ हनी तुम उठ गए क्या? तुम सही हो क्या? तुम्हें डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा है? भोजन कह रहा था कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, अब मुझे बहुत ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है। पर अचानक से हमें पेंडोरा को दिखाती है जो सिल्वी को दूर कर देती है। फिर वो सिल्वी को कह रही होती है, तुम अभी मेरे बिग ब्रदर को किस करने की कोशिश कर रही थी, है ना? मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। और पेंडोरा की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी को दिखाती है जो शॉक हो जाती है। फिर वो सिल्वी तो कह रही थी कि क्या? मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मेरी हस्बैंड कोई साइड इफेक्ट से सफर कर रहा था या नहीं। और हाँ, बकवास बातें मत करो। ये बातों को सुनेगा पेंडोरा कह रही थी कि नहीं नहीं तुम झूठ कह रही हो, मैंने क्लियरली देखा कि तुम ब्लास्टिंग कर रही थी। और वही साइड पे रहे में तिफानी को दिखाती है जो सामने के शो को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, मियां क्या तुम कुछ एक्शन नहीं ले सकती? अगर तुम इस तरह से करती रहती हो तो हमारे इल्फ क्लैन का फॉर्मा ग्लोरी का रिस्टोर कैसे होगी? तभी अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो पेंडोरा को कह रहा होता है, पेंडोरा क्या तुम कुछ समय के लिए बाहर खेलने के लिए जाओगी? मुझे अकेले में सिल्वी से कुछ कहना है। ये बातों को सुनने के बाद पेंडोरा कह रहा था कि नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर हम बूचन को देखते हैं जो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो तिफानी को कह रहा होता है, तिफानी क्या तुम कुछ समय के लिए पेंडोरा को ख्याल रख सकती हो? और हाँ, बाहर जाते समय इलिना और बाकी सभी की इधर आने के लिए बता देना। ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, फिर उसके बाद ही वो पेंडोरा को लेकर वहां से जाने लगती है। और वही पीछे रहे हमें बूचन और सिल्वी को दिखाती है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। अचानक से सिल्वी बूचन को कह रही होती है, हनी क्या हुआ है, तुम इतना तो उदास क्यों दिख रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, सिल्वी तुम क्या सोचती हो, क्या पेंडोरा एविल है? सिल्वी कह रही होती है, वैसे उसने बहुत सारे बुरे काम किया है पर ये सब कुछ हुआ है वो मेंटल इश्यू के कारण। बूचन कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे आंसर दो, क्या सभी डिमोनियस एविल है? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी को दिखाती है जो पहले तो शॉक हो जाती है, फिर वो खुद को शांत करती है। उसके बाद ही वो बूचन को कह रही होती है, अगर तुम मुझे पास्ट पे ये क्वेश्चन पूछते तो मेरी आंसर रहती कि हाँ, हर एक डिमोनियस एविल और एक एक्सट्रीमली क्रूएल क्रिएचर है। पर मास्टर लिटिया के अंडर काम करने के बाद मैं इस तरह की बातें सोचना बंद कर चुकी हूँ। वैसे लिटिया बहुत ज्यादा स्ट्रिक है, पर वो असल में चाहती है कि उसका हर एक सबऑर्डिनेट बहुत ज्यादा खुश रहे, और इसी कारण वो दिन रात मेहनत करके काम करती है। इस दुनिया में ना ही प्योर गुड और ना ही प्योर एविल रहता है, और पिछले 1000 सालों से हमने अलग नजरों से फाइट किया है। और पीछे मुड़ के देखने पर मुझे हमेशा लगते थे कि हम केवल दुश्मन हैं, क्योंकि हम केवल यही जानते थे कि कैसे रहना है। और मैं हमेशा सोचती थी कि हम पास्ट पे दुश्मन है, इसलिए हमें हमेशा दुश्मन ही रहना होगा। लेकिन अचानक से तुम्हारे आने से ये सब कुछ बदल गया। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं अलग महसूस करती हूँ, और तुमने मुझे ये भी दिखाया शांति का रास्ता कौन सा है। फिर उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो बूचन के साइड पे बैठ गई होती है, और वो बूचन को चेयर अप करते हुए कह रही होती है, तुम जो प्लानिंग कर रहे हो सिर्फ कर दो। और हो सकता है कि शुरुआत में रास्ता थोड़ा हार्ड हो, पर तुम्हें ये याद रखना है ये मैटर नहीं करता तुम कितना डिफिकल्टी फेस करो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे खड़ी रहूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो अपने क्रिस्टल बॉल पे बूचन और सिल्वी की बातों को सुन रही होती है। फिर उसके बाद ही वो कह रही होती है, सिल्वी अब तुम बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी हो, मैंने ये कभी नहीं सोची थी तुम इतना ज्यादा समझदारी हो, और वैसे मुझे लग रही है कि इस तरह से तुम बहुत जल्द इस गॉडेस ऑफ ट्रायल को पास कर जाओगी। पर अचानक से शॉर्ट स्पीड कह रही होती है, पर असली बात तो यह है कि वो दोनों कुछ कर क्यों नहीं रहा है? एक मैन एक वुमेन एक बंद दरवाजे में बैठा हुआ है पर कुछ नहीं कर रही है, ये कोई सेंस नहीं बनती है। और वैसे सिल्वी हमेशा ऐसे ही है, और वैसे मदर मुझे लग रही है कि सिल्वी अगर ऐसे कंटिन्यू करती रहती है तो आपको कोई भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं मिलने वाली है। और हाँ, वैसे मैंने बहुत ही लंबे समय से ऑब्जर्व किया है, बूचन को बाहर से बहुत ज्यादा परवट लगता है, पर वो रियलिटी में बहुत ज्यादा निष्क्रिय है।
और शॉर्ट स्पीड लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखाती है जो पत्थर बन गई होती है। मन ही मन में कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, मेरी सभी डॉटर बहुत ज़्यादा शर्मिली है, सिर्फ लूली है जो कुछ कर पाई है। नहीं नहीं, ऐसे कंटिन्यू नहीं चल सकती है, अगर ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है तो आगे कुछ नहीं होने वाली है, मुझे कुछ करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही हम मदर गॉडेस को देखते हैं जो बूचेन को टेलीपैथी वहां से कह रही होती है बूचेन, और ये आवाज को सुनने के बाद बूचेन मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ये तो मदर इन लॉ का वॉइस है। तभी मदर गॉडेस फिर से कह रही होती है वैसे तुम दोनों एक दूसरे को हक करके कितने समय तक रहने वाले हो, क्या तुम दोनों आगे के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करोगे। ये सब बातों को सुनने के बाद मैं बूचेन को दिखा आता है जो थोड़ा शौक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा हो। फिर वो अपने मदर इन लॉ को टेलीपैथी वहां से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है पर ये सब करने का ये सही सिचुएशन नहीं है। गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है तुम्हें क्या कह रहे हो, यही एकदम सही सिचुएशन है, और वैसे तुम देख नहीं पा रहे हो सिल्वी टोटली तैयार है, कम ऑन तुम दोनों के बेबी करने का समय आ चुका है। बूचन रिप्लाई करते कह रहा होता है जब आप दोनों ऑलरेडी मुझे देख रहे हैं तब मैं अपना काम कैसे कर सकता हूँ। पर तभी अचानक समय सिल्वी को दिखाती है जो अपने गहरी अदा के साथ बूचन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है बूचन आगे क्या करना है मैं नहीं जानती, क्या तुम मुझे सिखाओगे। और सिल्वी के ये अदा को देने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो अपने सेंटी मोड पे आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है सिल्वी, उसके बाद वो सिल्वी को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर वो सिल्वी के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है अब मैं ये सहन नहीं कर सकता है। और वही दूसरी तरफ में सिल्वी को दिखा आती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तो फाइनली आज ये दिन आ गई है, हम दोनों आज एक होने वाले हैं। पर तभी इतना समय दिखा आता है कि उस रूम का दरवाजा ओपन करती है, रोजा आ जाती है। फिर वो कह रही होती है क्या तुम दोनों को चीजों की जरूरत है, क्योंकि तिफा ने मुझे यहाँ पे आने के लिए कही है। पर वो सामने के नजारा को देखने के बाद ही वो वहीं पे रुक जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। उसके बाद वो तेजी की रफ्तार के साथ उस रूम से चली जाती है और वो दरवाजे को बंद कर दिया होता है। भैया बूचन रोजा को रोकते हुए कह रहा होता है अरे रोजा रुक जाओ, मत जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दो। और वही साइड पे हमें सिल्वी को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा शर्माई रहती है, मुंह को ढक लिया होता है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रूम के बाहर का सीन दिखा आता है। भाई हम रोजा को देखते हैं जो जोर जोर से हाँप रही होती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है हे भगवान क्या ऑफुल टाइमिंग है। वैसे बूचन ने कहा था ना कि सभी को इस रूम पे आने के लिए, पर वो सिस्टर शिल्पी के साथ अभी क्या कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि बूचन चाहता है कि मैं उस सभी के साथ जुड़ जाऊं और थ्रीसम करूं। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि रोजा के साइड पे इलिना आ जाती है और रोजा को देखने के बाद कह रही होती है ओ तो तुम तो सिल्वी के सबऑर्डिनेट हो है ना, क्या बूचन ने भी तुम्हें बुलाया है, और वैसे तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो। और इलिना को यहाँ पे देने के बाद हमें रोजा को दिखा आती है जो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। ब्लास्टिंग करते कह रही थी कि ओ नो बूचन तो फोर्स हम करना चाहता है। इलिना कह रही होती है क्या फोर्स हम, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि रोजा के पीछे सिल्वी को जो रोजा के माथे के ऊपर एक मुक्का मारती है। फिर उसके बाद ही सिल्वी इलिना को कह रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है, असल में बच्चे कुछ भी कह देते हैं ना। और वही पीछे में बूचन को दिखा आता है जो इलिना को कह रहा होता है कि ओ इलिना तुम आ गई, अच्छा ठीक है चलो मीटिंग को शुरू करते हैं। और उन दोनों की ये सब हरकतों को देने के बाद इलिना कह रही होती है तुम दोनों इतना अजीब सा एक्ट क्यों कर रही हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि सभी रूम के अंदर आ गया होता है और गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने बूचन को जो कुछ भी कहा था, बूचन ने रूम के अंदर जो भी है सभी को सब कुछ बता दिया होता है। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है ओ अच्छा तो तुमने सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाया है मेरी मदर की रेस्क्यू को रोकने के लिए, एक स्ट्रेटेजी बना सके, पर मुझे माफ कर देना डायरेक्ट होने के लिए। क्या यहाँ पे सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारे बॉडी के निचले हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और अब तुम सिमलेसली हमसे मदद मांग रहे हो। इलिना की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है मैं सिर्फ ये नहीं देख सकता पेंड्रा ऐसी हालत में रहे। तभी इलिना कह रही होती है ओ तो तुम कह रहे हो कि पेंड्रा के पीतफुल के कारण तुम इतिहास को बदलना चाहते हो, और वैसे भी मैं जो देख पा रही हूँ तुम्हारा नजर सिर्फ पेंड्रा के बॉडी के ऊपर, और चाहे कुछ भी कर लो ये सब कुछ हो गया है, इतिहास बदल गया है, अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते। पर तभी अचानक से इलिना के साइड पर सिल्वी को दिखाती है जो इलिना को कह रही होती है नहीं हमें इस हिस्ट्री को रिस्टोर करने की जरूरत है, नहीं तो हमेशा के लिए इस टाइमलाइन के रुके रह जाएंगे। इलिना कह रही होती है तो हिस्ट्री को रिस्टोर करने के लिए पेंडोरा और तिफानी को मरने की जरूरत है, पर हम ये नहीं करने दे सकते है ना। बूचन कह रहा था कि हाँ वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिसके वजह से किसी को भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इलिना मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इलिना कह रही होती है अच्छा तो क्या प्लान है। भाई बूचन कह रहा होता है मैं तुमसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से अंधेरे पे रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे, और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अभी जो कुछ भी करने के लिए कह रहा हूँ तो तुमसे बुक कर दूं, उसके बदले में मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ किसी को भी बिना सैक्रिफाइस के हिस्ट्री रिस्टोर हो जाएगा। और हाँ मैं ये चाहता हूँ कि इस सिचुएशन के बारे में कुछ समय के लिए पेंड्रा और तिफानी को नहीं पता चले, और अगर उन दोनों को पता चलती है तो मुझे डर है कि वो दोनों कुछ गलत कर बैठेगी। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है तिफानी की इल्विन आई की वजह से ये सब कुछ छुपाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है, और किसको पता है ये सब कुछ ऑलरेडी उसे पता है। ये बातों को सुनने के बाद में बूचन को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो चिल्लाते कह रहे थे कि रोजा अभी तिफानी कहाँ पे है। रोजा कह रही होती है उसने मुझे अभी यहाँ पे आने के लिए कहा, उसके बाद ही वो पेंड्रा को लेकर कहीं पे खेलने के लिए चली गई, और वैसे उस समय उसे देख के लग रही थी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रही है। और ये बातों को सुनने के बाद में बूचन को दिखाता है जिसका सर से पसीना आ रहा होता है, बहुत ज्यादा शौक में रहता है, दांत पिसते कहते कि ओ नो ये बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है।
तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे एक जगह का सीन दिखाता है और उसी जगह पे पेंडोरा और तिफानी रहती है। वहीं पे पेंडोरा खेल रही होती है, पर अचानक से पेंडोरा के पीछे से तिफानी पेंडोरा को कह रही है, ये सब कुछ बूचन तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, जाओ जितना एंजॉय करना है कर लो। ये बातों को सुनने के बाद ही पेंडोरा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या सच में बिग ब्रदर ऑसम है। तभी हम तिफानी को देखते हैं जो पेंडोरा की तरह देखती है, मन ही मन में कह रही होती है अनबिलीवेबल, हम एक दूसरे को हमेशा दुश्मन की तरह देखते थे, पर अब मैं पेंडोरा के साथ कैजुअली बात कर रही हूँ। वैसे मिस्टर बू, मैंने तुम्हारे दिल में बहुत कुछ देखा है, मैंने रियलिटी के क्रूअल ट्रूथ को देखा है, उसके साथ ही साथ मैंने ब्यूटीफुल फ्यूचर को भी देखा है। फ्यूचर में डीमन और ह्यूमन एक साथ हार्मोनी की तरह जी रहा है। गॉडेस और डिमोनेस को अब आगे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर बू, सिर्फ तुम्हारे कारण फ्यूचर में शांति आया है, पर न ही पेंडोरा और न ही मैं ये सब कुछ एंजॉय कर सकती हूँ। जिस मोमेंट पर एबेल का रेस्क्यू हो जाएगी वो ब्यूटीफुल फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो आगे बढ़ने लगती है। फिर वो अचानक से पीछे से पेंडोरा को हग कर लिया होता है। वो गोल्डन कलर के लाइट से ग्लो कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, पेंडोरा मुझे माफ कर, क्योंकि यही हमारी डेस्टिनी है। उस ब्यूटीफुल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें और मुझे समय के किनारे रेत की तरह बह जाना चाहिए। पर अचानक से हमें दिखा था कि पीछे से कोई तिफानी को पकड़ लिया होता है। वही तिफानी पीछे मुड़ती है, पीछे कोई और नहीं बूचन रहता है। फिर वो तिफानी को कह रहा होता है, तिफानी क्या तुम खुद को जलाने का कोशिश कर रही हो? और बूचन को यहाँ पे देने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो थोड़ा शौक में रहती है। फिर वो कह रही थी कि मिस्टर वू, और वही पे बूचन कह रहा होता है, मैं इस तरह के काम करने के लिए तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं दूंगा। तिफानी कह रही होती है, मिस्टर वू क्या तुम मुझे रोकने का प्लान कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। ये बातों को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है, लापरवाही के साथ इतिहास को बदलना ये एक बहुत इसका जो परिणाम होने वाला है, एक तुम्हारे जैसा कि मैं और मॉर्टल सहन नहीं कर सकता है। पर लेट होने से पहले पेंडोरा और मैं अगर मर जाती हूँ तो दुनिया सब कुछ सही हो जाएगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो अपने पावर की वजह से बूचन को दूर कर देती है, और वही हम बूचन को देखते हैं जो दूर जाके गिरता है। और बूचन को गिरता हुआ देखने के बाद बूचन को और चिंता करते हुए पेंडोरा कह रही होती है, बिग ब्रदर क्या आप सही है? पर तभी हम तिफानी को देखते हैं जो पेंडोरा को रोकते हुए कह रही होती है, पेंडोरा मुझे पता है कि अभी तुम क्या सोच रही हो, पर इतिहास को बदलना ये अच्छी बात नहीं है, और अगर तुम सच में बूचन को लेकर क्या करती हो तो तुम मेरी बातों को सुनो। बूचन फ्यूचर से आया हुआ है और उस टाइमलाइन पे तुम जिंदा नहीं हो, पर अगर अब तुम जिंदा रहती हो तो तुम्हारी मदर इस सिचुएशन का फायदा उठाएगी। फिर उसके बाद वो उस टाइमलाइन पे खुद को रेस्क्यू करेगी, फिर वो बाद में बूचन को चोट पहुंचाएगी। और अगर हमें ये रोकना है तो इतिहास को रिस्टोर करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, पेंडोरा क्या तुम चाहती हो कि बूचन और बाकी सभी मर जाए, या फिर तुम चाहती हो कि उस सभी के फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए? ये सब बातों को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो पेंडोरा के साथ हैंडशेक करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो हमारी एग्रीमेंट यहीं पे कंप्लीट होती है, और हम जिसे प्यार करते हैं उस सभी के लिए हमें मरने की जरूरत है, तभी जाके जो टाइमलाइन है वो रिस्टोर हो जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद पेंडोरा कह रही होती है कि हाँ, हम जिसे प्यार करते हैं उस सभी के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि पूरे हिस्ट्री में पास्ट और नए फ्यूचर में इस तरह की कुछ चीजें हुआ था, पर आज ये हो रही है। डिमोनेस और गॉडेस शांति के लिए एक साथ मिलकर हैंडशेक कर रही है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि तिफानी और पेंडोरा के आसपास एक बैरियर बन जाता है। वही तिफानी पेंडोरा को कह रही होती है, पेंडोरा क्या तुम रेडी हो? वही पेंडोरा कह रही थी कि हाँ, और वही बैरियर के बाहर हमें बूचन को दिखाता है जो जोर जोर से बैरियर को पीट रहा होता है, पर बैरियर का कुछ नहीं हो रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हे मेरी बातों को सुनो, इस तरह से खुद डिसीजन नहीं ले सकती हो, जल्दी से बैरियर को ओपन करो। और तभी सामने दिखा आता है कि तिफानी और पेंडोरा के शरीर से एक बहुत ही पावरफुल पर्पल कलर का ऑर्डर रिलीज होती है, और सामने का नजर को देखने का बूचन कह रहा था कि डैम इट। उसके बाद वो बैरियर के ऊपर अनगिनत पांच किए जा रहा होता है, और वही बैरियर के अंदर हमें पेंडोरा को दिखाती है जो बूचन को देख रही होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, बिग ब्रदर अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, पर ये सब कुछ सही है। हो सकता है मैंने तुम्हारे साथ जितना समय गुजारा है वो ज्यादा नहीं है, पर फिर भी मैंने तुम्हारे साथ जितना भी समय गुजारा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और हाँ बिग ब्रदर, मुझे इतनी कीमती यादें देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब मुझे तुम्हें गुड बाय कहने की समय आ चुकी है। बिग ब्रदर गुड बाय, खुश रहना। पेंडोरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो अपने लिमिट पे ब्रेक थ्रू कर देता है, उसका आर्मर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर मैं बताया था कि इस आर्मर का नाम है स्क्यार्ड एम्परर आर्मर फॉलन मोड, और पेंडोरा से शादी करने के बाद बूचन को ये पावर मिला होता है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने पास से हेल होली स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। फिर वो स्वॉर्ड स्पीड को कह रहा होता है, अंडरवर्ल्ड जल्दी से इस बैरियर को तोड़ने के लिए मुझे मदद करो। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं उस तलवार को पकड़ने के बाद बैरियर की तरफ एक स्लैश करता है। स्लैश का नाम रहता है सीरियस मोड फुल पावर स्ट्राइक, और स्लैश का पावर इतना ज्यादा रहता है कि तिफानी की बैरियर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और वो बैरियर वहीं पे टूट के बिखर जाता है। और सामने का नजारा को देखने के बाद हमें तिफानी और पेंडोरा को दिखाती है जो वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक रहती है। फिर तिफानी कह रही होती है, बूचन तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, पर हमें बूचन
बूचन को दिखाता है जो उस समय की बातों को इग्नोर करते हुए सीधे उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें पेंड्रा को दिखाती है जो बूचन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर इधर मत आओ, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। पर हम बूचन को देखते हैं वो जितना आगे बढ़ रहा होता है सामने पावरफुल ऑरा के कारण उसका आर्मर जलने लगता है, वो दांत पीसते कह रहा होता है, मैं तुम सभी को सेम चीजें कहना चाहता हूँ, क्या तुम सभी मरने के लिए इतना ज्यादा जल्दबाजी में हो। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो फाइनली उन दोनों के पीछे आ गया होता है और उन दोनों के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मुझे भी तुम सभी के साथ लेके चलो, हम एक साथ मरते हैं। और बूचन की ये सब हरकत को देने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। वही पे बूचन कंटिन्यूअली कह जा रहा होता है, जहां अंधकार है वहां लाइट जरूर है, तो इसीलिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए जरूर हमें कुछ ऑप्शन मिल ही जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ इस समय तुम सभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। क्या ये सही है। ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन एल्विन टेटोरी को दिखाती है और वहीं पर हम तिफानी को देखते हैं जो सभी को लेक्चर दे रही होती है। पिछले 100 सालों से हमारे सभी लोग डिमोनस के साथ फाइट कर रही है और शांति के लिए हमारे बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर सेक्रीफाइस किया है, और मैं एक गॉडेस होने के नाते ये सब कुछ देखते हुए मैं बहुत ज्यादा दुख महसूस करती हूँ, क्योंकि उस सभी को रोकने के लिए मैं पावरलेस हूँ और इसी कारण मैं मेरे पोजीशन को रिजाइन करती हूँ। फिर उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं साइड पे रहे बूचन की तरफ इशारा करते हुए सभी ऑडियंस को कह रही होती है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मेरी जो पोजीशन है वो मिस बू को मैं ट्रांसफर करने वाली हूं और आज से मिस बू आप सभी का लीडर है। तभी तिफानी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कहते कि क्या, पर वो लड़की तो एल्फ नहीं है। भाई एक दूसरी लड़की कह रही होती है, ये नहीं हो सकता है, हम एक ह्यूमन को हमारे एल्फ क्लैन के गॉडेस कैसे बना सकते हैं। पर अचानक से स्टेज पे रहे हमें तिफानी को दिखाती है जो सभी ऑडियंस को कह रही होती है, मैं इस डिसीजन को लेकर सीरियस हूँ और मेरी जो डिवाइन अथॉरिटी है वो ऑलरेडी मैं मिस बू को ट्रांसफर कर दिया है, तो इसलिए आज से वो आप सभी का गॉडेस। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि ऑडियंस में से कोई बूचन को अटैक कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, ओ तो न्यू। सभी जब पीछे मुड़ के देखती है वही पे हुडी पहन के एक लड़की आगे बढ़ रही होती है। फिर वो हंसती हुई कह रही होती है, तिफानी ये न्यू गॉडेस तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, तुम्हें अपनी डिसीजन लेने से पहले एक अच्छी शख्स से ढूंढ लेनी चाहिए थी। फिर हमें फाइनली दिखा जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं पेंडोरा रहती है। फिर वो तिफानी को कह रही होती है, और वैसे भी मेरी मजे के लिए ह्यूमन काफी नहीं है, और हाँ तिफानी हम दोनों के बीच में जो बैटल थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। पर हमें दिखा था कि पेंड्रो के यहाँ पे देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो तितर बितर हो गया था, वो सब इधर उधर भाग रहा होता है। भाई चिल्लाते हुए कह रहा था कि अरे ये तो पेंड्रा है, अरे उसने हमारे गॉडेस को मार दिया, जल्दी से भागो यहाँ से। पर तभी अचानक से हमें पेंड्रो को दिखाती है जो बूचन के ऊपर चिंता करते हुए मन मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है मैंने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर दिया है, क्या बिग ब्रदर सही है। और भाई दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, और ये देने के बाद साइड पे रहे तिफानी मन मन में कह रही होती है, बूचन ने हमें झूठ तो नहीं कहा है ना। तभी अचानक से हमें तिफानी को दिखाती है जिससे पास्ट की बातें याद आने लगती है। वहीं पे हम एक बैटलफील्ड को देखते हैं और वही हम छोटी सी तिफानी को देखते हैं, उसी के सामने एक वुमेन को दिखाती है जो घायल रहती है। वो अपनी कांपते आवाज में तिफानी को कह रही होती है, तिफानी मेरी प्यारी बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पोजीशन को हासिल करो और मेरे जितने सारे लोग हैं उस सभी को लीड करो, पर अनफॉर्चुनेटली मैं एग्जॉस्टेड हो गई हूँ, मैं मेरी डिवाइन पावर को खो चुकी हूँ, अब मैं मेरी डिवाइन अथॉरिटी को तुम्हें ट्रांसफर नहीं कर सकती। पर हम तिफानी को देखते हैं जो रोती हुई कह रही होती है, नहीं नहीं आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, आपका ये हालत मेरी कारण हुआ है, अब मुझे प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। तभी हम उस वुमेन को देखते हैं जो तिफानी को रोकती है कह रही होती है, तुम सिली गर्ल, गॉडेस का ये ड्यूटी है उसके लोगों को प्रोटेक्ट करना, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, मैं आप किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए तिफानी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बदले उस सभी को प्रोटेक्ट करो, और मैं विश्वास करती हूँ कि तुम मेरे से भी बेहतर अपनी ड्यूटी को निभाओगे। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें बूचन को दिखाता है जो घायल सामने पे पड़ा रहता है, होश नहीं रहता है, और वही साइड पे हमें तिफानी को दिखाती है जो चुपचाप रहती है। फिर वो अचानक से खुद से कह रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है कि मैं आपसे भी बेहतर अपनी ड्यूटी को निभाऊं, बल्कि मैं ही हूँ जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रहता है, मैं एक गॉडेस होने के नाते एक फेलियर हूँ। पर तभी अचानक से हमें बूचन को दिखाता है जिसके माथे के ऊपर कुछ ग्लो होने लगता है। तभी बूचन तिफानी को कह रहा होता है, तिफानी ऐसा मत कहो, तुम एक बहुत ही बढ़िया गॉड। फिर हमें दिखाया था कि बूचन के माथे के ऊपर जो ग्लो कर रहा था वो कुछ और नहीं, एक गॉड टायर रिंग रहता है, नाम रहता है ड्रैगन इटर्नल हार्ट, और उसी रिंग के कारण बूचन का जितना सारा चोट था वो सब कुछ हील हो गया होता है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो तिफानी को कह रहा होता है, तुम्हारी बिना इल्क क्लैन के पास कोई भी फ्यूचर नहीं था, और सिर्फ तुम्हारी सैक्रिफाइस के कारण सिल्बी, रोजा और बाकी सभी फ्यूचर में जिंदा है। पर अचानक से हमें तिफानी को दिखाती है जो बूचन को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, बूचन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि जो मैं तुमसे मिल पाई हूँ। और ये सब बातों को सुनने के बाद बूचन तिफानी को दिलासा देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है रो मत, ये सब कुछ सही है। और वही उन दोनों से दूर पेड़ के पीछे रोजा को दिखाती है जो छुपके से सामने के नजर को देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, मनी मन में कह रही होती है, ये मैं क्या देख रही हूँ, सिस्टर सिल्वी का ही सीनियर सिस्टर सिल्वी को धोखा दे रही है, और अब मैं बूचन का क्या करूं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एलिना को दिखाती है जो पेंड्रो को कह रही होती है, पेंडोरा क्या तुम रेडी हो, और वही पे पेंडोरा कह रही होती है, हाँ एलिना मैं रेडी हूँ। एलिना कह रही होती है, मैं मेरी पावर को यूज करने के बाद मैं तुम्हें एल्फ पे ट्रांसफर कर दूंगी, पर उसके बाद तुम कभी भी डिमोनियस नहीं रहोगी, और तुम्हारी जो ग्रेट पावर है वो भी तुम खो दोगी। वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम इस डिसीजन को लेकर बाद में रिग्रेट नहीं करोगी। पेंड्रा कह रही होती है, नहीं मैं रिग्रेट नहीं करूंगी।
क्योंकि मैंने जो कुछ भी बुरा काम किया है वो सब कुछ भुगतने की समय आ चुकी है मेरे पास। अगर मैं मेरी पूरी पावर को खो देती हूँ तो फिर भी मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे बिग ब्रदर के साथ रहना चाहती हूँ। और वैसा गाइस देख के लग रहा है कि पेंड्रा थोड़ा मैच्योर हो गई है। और ये क्यों हुई है हमें पहले ही थोड़ा पता चल गया था, हिंट मिल गया था कि बूचन से उसे शादी होने के बाद ही उसका जो इमोशन है, उसका सोचने का जो तरीका है वो अनलॉक हो गई। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम इलिना को देखते हैं जो पेंड्रा को एल्फ पे ट्रांसफर कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है स्पेल कंप्लीट हो गया है, आज से तुम एल्फ हो। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता है तुम्हारे पास, पर तुम ये चूज कर रही हो, क्या ये सच में उड़ती है? पेंड्रा कह रही होती है जरूर, पिछले 100 सालों से मैं जो भी फाइट किया हूँ उसी कारण मैं अकेली हो गई हूँ, ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई साथी है। पर अब मुझे समझ में आ रही है इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता तो मेरे पास है, पर ये दुनिया असल में मेरी नहीं है। पेंड्रा की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें तिफानी को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोची थी कि पेंड्रा इस तरह की बातें कहेगी। बुचन कह रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना पेंड्रा एक अच्छी लड़की है। और तभी अचानक समय दिखाया था कि बुचन के पास सिल्वी दौड़ के आ जाती है। फिर वो बुचन को कह रही होती है बुचन क्या तुम सही हो? फिर उसके बाद ही सिल्वी बुचन के इधर उधर चेक करने लगती है और वहीं पे बुचन कह रहा होता है कि अरे मैं सही हूँ तुम शांत हो जाओ। और वही साइड पे हमें इलिना, पेंडोरा और तिफानी को दिखाती है जो सामने के नजर को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। पर अचानक से हमें दिखा था कि उन सभी के माथे के ऊपर एक एविल आई अपेयर होता है और वो आई किसी और का नहीं, एविल गॉड सवीरा का रहती है। वो बुचन को कह रही होती है मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, इतिहास को रिस्टोर कर दोगे, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पर क्या तुम सच में सोचते हो मुझे रोकने के लिए ये काफी है? और अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रहे हो। फिर उसके बाद हम एविल गॉड सवीरा को देखते हैं जो सभी के ऊपर पावरफुल अटैक किए जा रही होती है और वही दूसरी तरफ हमें तिफानी को दिखाती है जो अपने मैजिक बैरियर की मदद से एविल गॉड के अटैक को रोक रही होती है। तभी अचानक हम एविल गॉड सवीरा को देखते हैं जो खुद को शांत करती है। उसके बाद वो कह रही होती है तुम हिस्ट्री को रिस्टोर कर दिया है तो क्या हुआ, पर अभी भी लॉ का कॉज और इफेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। और जिस मोमेंट पे बुचन और पेंडोरा एक दूसरे से शादी किया है उस समय से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फिर उसके बाद हम एविल गॉड को देखते हैं जो इलिना की तरफ देखते हुए कह रही होती है चलो अब इलिना, वैसे मेरी ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ये थोड़ा डिफरेंट चल रही है, पर फिर भी मेरी प्लान पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अब तुम्हारे पास समय आ चुकी है तुम्हारी बॉडी को मुझे ऑफर करने की। और एविल गॉड की ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपते हुए कह रही होती है कि नहीं मतलब मैं अभी रेडी नहीं हूँ। इलिना की ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवीरा को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है इलिना क्या तुम मेरी बातों को निकल रही हो? उसके बाद ही वो इलिना को अपनी पावर की वजह से अपनी तरफ खींचने लगती है। फिर वो कह रही होती है इधर आओ, और वही दूसरी तरफ हमें इलिना को दिखाती है उसकी माता की पावर इतना ज्यादा रहती है कि एविल गॉड के पावर को रेसिस्ट भी नहीं कर पा रही होती है। फिर वो सीधा एविल गॉड के पास चली जाती है। वहीं पे सवीरा कह रही होती है इलिना ये सब कुछ सही है, जब मैं एक बार रिवाइव हो जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए एक न्यू बॉडी बना दूंगी, तो इसीलिए एक अच्छी लड़की बनो और तुम्हारी बॉडी मुझे दो। ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो मनी मन में कह रही होती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, अगर वो मेरी बॉडी को ले लेती है तो अलीना भी जिंदा नहीं रहेगी। फिर उसके बाद इलिना उसके मदर को रोकते हुए कह रही होती है कि प्लीज आप रुक जाइए। और इलिना की ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड को दिखाती है जो कह रही होती है ओह तो अब तुम मुझे रिफ्यूज कर रही हो। फिर वो इलिना को अटैक करते हुए कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जिंदा रख के मेरी कोई फायदा नहीं है। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि भाई पे बुचन आ गया होता है और वो सीधा एविल गॉड के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इलिना को वहां से लेके आ गया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें एविल गॉड को दिखा आती है बुचन के अटैक के कारण उससे कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ कपड़े थोड़ा सा फट गई होती है। फिर वो कह रही होती है ओ तो सिर्फ तुम इतना ही कैपेबल हो, कितना ज्यादा दुख की बात है। फिर उसके बाद ही वो अपने टेंटिकल की वजह से बुचन के ऊपर अटैक करता है और अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि बुचन का जो सेज किंग आर्मर रहता है वो टूट के बिखर जाता है। और ये देखने के बाद बुचन तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, मनी मन में कह रहा था कि क्या वो एक ही स्ट्राइक की वजह से मेरे सेज किंग आर्मर को तोड़ दिया। और वही दूसरी तरफ हम एविल गॉड को देखते हैं जो अपने टेंटिकल के वहां से बुचन को जकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मॉर्निंग स्टार क्या तुम देख पा रहे हो तुम कितना ज्यादा इनसफिशिएंट हो? वैसे मेरी पावर को देखने के बाद शायद तुम समझ गए हो कि तुम्हारे प्लेस कहां पे है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर ज्यादा ओवरएस्टिमेट मत करो। मैं अब तुम्हें दिखाने वाली हूँ मेरी बातों को ना मानने का क्या मतलब होता है। पर तभी अचानक हमें दूसरी तरफ तिफानी, रोजा, सिल्वी और पेंड्रा को दिखाती है जो बुचन को बचाने के लिए आगे जाने लगती है। और हम एविल गॉड सवीरा को देखते हैं जो उस सभी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। अटैक का पावर इतना ज्यादा रहती है कि वो सभी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उस जगह पे अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर जब उस जगह से धूल हटता है मैं दिखा था कि तिफानी अपने बैरियर के वहां से सभी को बचा लिया होता है। और सामने का नजारा को देखने के बाद एविल गॉड सवीरा कह रही होती है ओ इंटरेस्टिंग, अब तुम गॉडेस ऑफ क्रिएशन की पावर को बोरो कर रही हो, पर इससे कोई मतलब नहीं है तिफानी, तुम्हारी जो पावर है वो ऑलरेडी खत्म होने वाली है। तिफानी कह रही होती है मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि मैं आपको हरा दूंगी, पर मुझे डिमेंशनल पोर्टल को ओपन करने के लिए जितने समय की जरूरत थी वो मुझे मिल गई है। उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो अपने हाथ पे जो डंडा रहता है वो जमीन पे मारती है और उसी कारण हमें दिखा था कि आसपास गोल्डन कलर का लाइट चमकने
लगता है और एक पोर्टल के जैसा कुछ फॉर्म होने लगता है। तभी हम सिल्वी, पेंडर और बाकी सभी को देखते हैं जो उस पोर्टल के अंदर जाने लगती है। फिर उसके बाद हम पोर्टल को देखते हैं जो इलिना और बूचेन को भी अपनी तरफ खींच लेती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, मतलब दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, क्या तिफानी अकेली एविल गॉड से फाइट करने के लिए सोच रही है? क्या वो फिर से खुद को सैक्रिफाइस करना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने उसे जिंदा रखने के लिए मैंने जो भी एफर्ट डाला था, क्या वो सब कुछ वेस्ट है? क्या वो अपनी किस्मत से दूर नहीं जा सकती? फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो धीरे धीरे तिफानी से दूर जाने लगता है। फिर कुछ ही सेकंड के बाद बूचन की आंखों से तिफानी गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि कोई बूचन को उठाते हुए कह रही होती है, बूचन उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, बूचन क्या तुम सही हो? अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो अपना आंख खोलता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वो थोड़ा शौक में रहता है। शौक होते करते कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। तभी हमें दिखाता है कि बूचन के सामने कोई और नहीं, इनुन और लूली रहती है। और बूचन के ऐसे बातें करते हुए देखने के बाद इनुन कह रही होती, सीरियसली तुम बिना शब्द के चुपचाप इस जगह पे सोने के लिए आ गए? हम तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहे थे। और वहीं पे लूली कह रही होती है, बूचन क्या तुम अभी भी नींद में हो? अचानक से हम इनुन को देखते हैं जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो, सिल्वी अपने ट्रायल पे पास हो गई है और सभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और ये सब बातों को सुनने के बाद, सामने का ये सिचुएशन को देखने के बाद बूचन थोड़ा कंफ्यूज रहता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि पास्ट पे क्या हुआ था, अभी क्या हुआ और मैं अभी कहाँ पे हूँ। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, तिफानी के वो मैजिक पोर्टल के वहां से बूचन और बाकी सभी पास्ट से प्रेजेंट पे आ गए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी को दिखाती है जो गॉडेस ऑफ ट्रायल को पास कर गई होती है और वो फिर से एल्विन क्लैन का गॉडेस बन गई होती है। और सामने का नजारा को देखने के बाद बूचन मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने मेरे सभी कंफ्यूजन को साइड पे रख के मैंने फिर से एल्विन टेम्पल के सामने गया। उस समय सिल्वी ऑलरेडी गॉडेस ऑफ ट्रायल को पास कर गई थी और वो अपनी डिवाइन अथॉरिटी को फिर से रिगेन कर ली थी। और उसी कारण एल्विन क्लैन के सभी मेंबर खुशी से झूम उठे। पर ये बहुत ज्यादा अजीब सा बात है, मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे हमेशा मेरे दिल में खालीपन सा महसूस हो रहा है। क्या मैं सच में कोई इंपॉर्टेंट चीजों को भूल गया हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे एल्विन टेरिटरी के बॉर्डर को दिखाता है। वहीं पे हम पेंड्रा को देखते हैं जो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, ये कौन सी जगह है? फिर उसके बाद वो मन ही मन में कह रही होती है, मुझे हमेशा ऐसा क्यों महसूस हो रही है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूल गई हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद हम पेंड्रा को देखते हैं जो अपने उंगली पे बूचन का मैरिज रिंग को देखते हुए कह रही होती है मन ही मन में, पर फिर भी मुझे महसूस हो रही है मुझे कोई बुला रहा है और वो इंसान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम पेंड्रा को देखते हैं जो पैदल आगे चली जाती है। आगे जाती है वो खुद ही खुद से कह रही होती है, चलो मैं इसी रास्ते से जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी वो इंपॉर्टेंट इंसान को ढूंढना ही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं बूचन को दिखा आता है जो अचानक से बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। और इतना ज्यादा शौक होता है देखने के बाद साइड पे इनुन कह रही होती है, बूचन क्या तुम सही हो, क्या हुआ है? बूचन इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे हमेशा महसूस हो रहा है कोई दूर से मुझे बुला रहा है, क्या ये मेरा इमेजिनेशन है? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रही इनुन कह रही होती है, क्या ये हो सकता है कि ये तुम्हारा कोई ओल्ड फ्रेंड है? और वही पे लूली कह रही होती है, बूचन तुम जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ तो मुझे कोई भी जीवित प्राणी का प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है। पर तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे एक लड़की आ जाती है और वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहती है। फिर वो सिल्वी को कह रही होती है कि मास्टर सिल्वी एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। फिर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो सिल्वी के कान में आके धीमे शब्द में कुछ कहती है। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कहते कि क्या तुमने अभी क्या कहा, सीनियर जाग गई है? और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है जो कह रही थी कि ओ तो वो बुड्ढी जाग गई है। पर हमें बूचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि सिल्वी के सीनियर, इसका मतलब एल्विन क्लैन का प्रीवियस गॉडेस तिफानी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तिफानी को देखते हैं जो इधर उधर देख रही होती है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, ये जगह कौन सी है और मेरे साथ क्या हुआ है और मेरी बॉडी पे कोई चोट क्यों नहीं है? मुझे क्लियरली याद है कि मैं एविल गॉड सवीरा के हाथों पे मर गई थी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं पास्ट के उसी समय के सीन को दिखाता है जब तिफानी सवीरा के साथ फाइट कर रही होती है और वो एविल गॉड सवीरा के हाथों पे हार गई है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद सवीरा कह रही होती है, तुम तुम्हारी मदर गाया की तरह ही हो, एक होपलेस फुल, तुम सिर्फ मेरे साथ फाइट करने के लिए खुद के सोल को जला दिया, कितना ज्यादा दुख की बात है। पर अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर उसके बाद हम एविल गॉड सवीरा को देखते हैं जो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है, मैं अब दूसरी इरा पे जाने वाला हूँ, उस इरा पे ही मैं मॉर्निंग स्टार को मार दूंगी। और एविल गॉड वहां से जाने के बाद हमें दिखा आता है कि वहीं पे बारिश होने लगता है और वही जमीन पे पड़े रहे हमें तिफानी को दिखाती है, उसके शरीर पे कुछ ही जान बची हुई है। वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या ये सब कुछ खत्म हो गई है? गॉड ट्री डिस्ट्रॉय हो गया है, मेरी क्लैन के जितने सारे लोग हैं उस सभी ने अपना घर खो दिया है और अब तो मेरी जितने सारे सबऑर्डिनेट हैं उस सभी को एविल गॉड पीछा कर रही है। मैं अंत पे मेरी सभी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए फेल हो गई हूँ। सिस्टर, मैं आपके जैसा हीरो नहीं हूँ, सभी मुझे माफ कर देना, मैं आप सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और हाँ मदर, अब भी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। सच तो यह है कि मैं गॉडेस होने के काबिल नहीं हूँ। पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन आ जाती है और वो सीधा तिफानी को हक कर लिया होता है। गॉडेस ऑफ क्रिएशन फूट फूट के रो रही होती है, रोते हुए कह रही होती है, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ पे मैं हूँ जो तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना, तुमने सब कुछ अकेला ही सफर किया है। और गॉडेस ऑफ क्रिएशन को यहाँ पर देखने के बाद तिफानी अपनी कांपते हुए कह रही होती है, मदर आप मुझे लेने के लिए आए हैं?
जहाँ पे सोल रेस्ट करने के लिए जाता है, क्या मैं मेरी सिस्टर को वहीं पे देख पाऊंगी? गॉडेस ऑफ क्रिएशन कह रही होती है, हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हें वही मिलेगी और वहीं पे तुम्हारी आत्मा को चिरस्थायी शांति मिलेगी। तिफानी कह रही होती है, पर मेरी सिस्टर से मुझे मिलने के लिए बहुत ही तो शर्म आ रही है। मैंने उससे जो प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा नहीं कर पाई, मेरे लोगों को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर फिर भी मैं मेरे सभी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बूचन के साइड पे खड़ा होकर मैं एविल गॉड को हराऊं और मैं चाहती हूँ उसके साथ मिलकर एक नया दुनिया का शुरुआत करूँ जिस दुनिया में सिर्फ शांति रहेगी। यही मेरी लास्ट विश है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तिफानी को देखते हैं जो अपने कपड़े आर्मर को पहन लिया। फिर उसके बाद वो एक छोटा सा स्माइल करती है, फिर वो मन में कह रही होती है मैं उसके साथ मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत को देखना चाहती हूँ। और तभी जरा सा हमें दिखाया था कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए सिल्वी आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तिफानी क्या तुम उठ गए? और सिल्वी को यहाँ पे देखने के बाद तिफानी कह रही होती है ओ ये तो लिटिल मिया है। और तिफानी की ये बातों को सुनने के बाद में सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा नाराज हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर मैं अब ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हूँ, तो प्लीज मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो। तिफानी कह रही थी कि ओ मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही बुलाती थी, है ना। और गाइस मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि तिफानी सिल्वी को मिया करके क्यों बुला रही है। शायद ये हो सकता है कि पास्ट पे तिफानी के साइड पे जो ये लेवल वाली मिया थी ना वही ग्रो होकर सिल्वी पे ट्रांसफॉर्म हो गई है, शायद ऐसा ही हो सकता है। यही लॉजिक तो बन रही है ना। तभी जरा हम सिल्वी को देखते हैं जो तिफानी की तरफ इशारा करते हुए बूचन को कह रही होती है बूचन ये मेरी सीनियर है। और वहीं पे हम तिफानी को देखते हैं जो बूचन को कह रही होती है हाय चलो मैं खुद को तुम्हें फिर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मेरी नाम तिफानी है और मैं इल्क क्लैन का फॉर्मर गॉडेस हूँ। और हाँ मिस्टर वू बहुत ही लंबे समय हो गए हम एक दूसरे से मिले हैं। और तिफानी की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिल्वी को दिखाती है जो शॉक हो जाती है। फिर वो बूचन की तरफ देखती है कह रही थी कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? और वही सिल्वी के साइड पे रहे मैं बूचन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक में रहता है। तभी हम तिफानी को देखते हैं जो सिल्वी को कह रही होती है मियाँ तुम ये क्या कह रही हो? वो तुम्हारी सेवियर है। जब तुम बच्ची थी तब डिमोनियस ने तुम्हें अटैक किया था पर उसने तुम्हें बचाया था। और वैसे भी यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम भूल गए हो क्योंकि तुम उस समय बहुत ज्यादा यंग थे। और गाइस मैं आप सबको बताया था ना कि वही येलो वाली मियाँ ग्रो होके सिल्वी पे ट्रांसफॉर्म हो गई है। तभी हम सिल्वी को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है तभी मैं सोचूं बूचन के वॉइस को पहली बार सुनने के बाद मुझे इतना फैमिलियर क्यों लग रही थी। पर तभी हम बूचन को देखते हैं जो तिफानी को कह रहा होता है मिस तिफानी मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है हाँ हमें अकेले में प्रॉपर्ली चैट करने की जरूरत है क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हें याद करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वहीं पे बूचन और तिफानी दोनों अकेले में बात कर रही होती है। तभी अचानक से बूचन कह रही होती है कि स्पेस टाइम रिफरिंग। ओ अच्छा तो यही सब कुछ हुआ है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा मेमोरी जितना सर वापस लौट रहा है वो इतना अजीब क्यों है। तभी तिफानी कह रही होती है हम हिस्ट्री को सही ट्रैक पे लाने के लिए मैनेज कर लिया है पर फिर भी अंत पे जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हमने जो कुछ भी किया है वो एक आइडेंटिकल टाइमलाइन क्रिएट किया है। वैसे ये टाइमलाइन तो एक परफेक्ट कॉपी है पर फिर भी ये ओरिजिनल कुछ रिप्लेसमेंट ही है। और अगर एक साथ में कहा जाए तो उस टाइमलाइन पे जहाँ पे पेंड्रा और मैं मरी गई थी उस समय उस टाइम को रिप्लेस कर दिया गया है। और वैसे मिया की एक अनोखी मामला है, ओरिजिनल टाइमलाइन पे लौटने के बाद उसके दोनों वर्जन की यादें एक साथ जुड़ गई है और फ्यूचर की अब में से बाकी सभी लोगों की यादें भी ओवरराइट किया गया है। वैसे दुनिया चुपचाप बदल गई है, हमारी जानकारी के बिना ही वो एविल गॉड ने हमें उस पाठ्यक्रम पे बदलने के लिए इस्तेमाल किया जो चल रहा था। और मुझे संदेह है कि एविल गॉड का असली प्लान तो वही है, हमने जो रियलाइज किया है वो उससे भी बड़ी गेम खेल रही है। तिफानी की ये सब बातों को सुनने का तो मैं बूचन को दिखाता है जो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है लेकिन ये सब खेल तो पूरे इतिहास में फैला हुआ है और एविल गॉड की जो योजना है वो बहुत ही बड़ी है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो बूचन की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कह रही होती है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस समय तुम्हें तुम्हारे साथी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इसीलिए बूचन मुझे तुम्हें मदद करने दो, हम एक साथ मिलकर दुनिया को खड़ा करेंगे। तिफानी की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है कि ओ तो तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे दे रहे हो तो इसका मतलब तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद मैं तिफानी को दिखाती है जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या प्रोपोज? भाई बूचन कह रहा होता है क्या तुम नहीं जानते हो मुझे तभी एबिलिटी मिलता है और मैं स्ट्रांग बनता हूँ जब मैं एक लड़की से शादी करता हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, माथे से धुआं निकलने लगती है। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है। हर बार मैं कह रही थी कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बातों का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी सपोर्टर बनना चाहती हूँ, मेरी बातों का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के रूम के बाहर कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है अरे तुम कौन हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। और चिल्लाने की आवाज को सुनने के बाद हमें बूचन और तिफानी को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है। तभी बूचन कह रहा होता है कि बाहर क्या चल रहा है। और तभी अचानक से बूचन को एक फैमिलियर ओड़ा महसूस होता है और इस ओड़ा को महसूस करती है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मन में कह रहा था कि ये ओड़ा ये तो बहुत ज्यादा फैमिलियर है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उस रूम के बाहर का सीन दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर कोई और नहीं पेंडोरा रहती है, अपने टेंटिकल के वहां से भाई जितने सारे गार्ड थे सभी को घायल कर दिया होता है। और पेंडोरा के पावर को देने के बाद जितने सारे गार्ड थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक में रहते हैं, चिल्लाते कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, एक एल्फ के पास इतना डोमिनेटिंग पावर कैसे हो सकती है। और गाइस आप सभी को तो पता ही है कि वो सभी
बॉडीगार्ड पेंड्रा को एल्फ क्यों कह रहा है, क्योंकि पास्ट टाइमलाइन पे एलिना ने पेंड्रा को एल्फ बनाई थी। तभी अचानक से हम पेंड्रा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पिसते कह रही होती है मेरे रास्ते पे जो भी आएगा वो मारा जाएगा, मेरे इंपॉर्टेंट पर्सन को ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता है। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस रूम का दरवाजा ओपन करती है, पेंड्रा के सामने बूचन आ गया होता है। फिर वो पेंड्रा को कह रहा होता है कि पेंड्रा, और बूचन को देखने के बाद ही हमें पेंड्रा को दिखा आती है, उसकी गुस्सेल फेस सीधा 1 सेकंड के अंदर चेंज हो जाती है। वो स्माइल करने लगती है, बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि बिग ब्रदर फाइनली मैं तुम्हें देख पाई हूँ। फिर उसके बाद वो सीधा दौड़ के बूचन की तरफ जाने लगती है, वो फुट फुट के रो रही होती है, रोती है, कह रही होती है कि बिग ब्रदर। उसके बाद ही वो सीधा अपने माथे के वहां से बूचन के पेट के ऊपर हिट करती है। हमें बूचन को दिखाता है, वो वहीं पे घायल हो जाता है, अपने कांपते हुए कह रहा होता है कि हम तो अभी अभी मिले हैं, तुम अपने माथे के वहां से मुझे हिट क्यों कर रही हो। पर हमें पेंड्रा को दिखाती है जो बूचन के ऊपर अनगिनत पंच की जा रही होती है, रोते कह रही होती है कि बिग ब्रदर तुम एक बहुत ही बड़ा लायर हो, तुमने कहा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे पर तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए। और भाई बूचन कह रहा था कि अरे रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं गलती से टेलीपोर्ट हो गया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आया हूँ। और वही साइड पर हमें तिफानी को दिखाती है जो सामने का नजारा को देख रही होती है। पर अचानक से हम एक गार्ड को देखते हैं जो पेंड्रा की तरफ इशारा करते हुए तिफानी को कह रही होती है मास्टर तिफानी ये लड़की कौन है। वही पे तिफानी कह रही होती है कि चिंता मत करो वो मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि वही पे एक लड़की आ जाती है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहती है। फिर वो तिफानी को कह रही होती है कि एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, हमने एक प्रॉब्लम एनकाउंटर किया है मास्टर तिफानी, विलियन ऑर्गन किंगडम हम सभी के ऊपर अटैक लॉन्च किया है और वो सभी ऑलरेडी हमारे बॉर्डर के पास पहुंच गया है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने का हमें तिफानी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या, अरे रुक जाओ, हमें ह्यूमन के साथ जनरेशन टू जनरेशन बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और वो सभी अचानक से हम सभी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तभी हम बूचन को देखते हैं, अपनी जगह से उठता है। फिर वो कह रहा होता है इंसान अब वो नहीं रहे जो वो हुआ करते थे और मुझे डर है ये सब कुछ के पीछे ब्रेव वॉरियर का हाथ है। और देख के ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध को अवॉइड नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम के रेयर कैंप को दिखाते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो सिंहासन पे बैठा रहता है। इसका हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है, नाम तो नहीं बताया गया होता है पर कैरेक्टर आइडेंटिटी रहता है ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक सोल्जर रहता है, वो उस बंदे को कह रहा होता है कि सर ब्रेव वॉरियर हमने हमारे आर्मी को रेडी कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, मैं जब वापस लौटूंगा तो मैं किंग को जरूर बताऊंगा तुम कितना ज्यादा लॉयल हो। ये बातों को सुनने के बाद वो सोल्जर कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो जजमेंट है वो सही है और अब जब युद्ध करने का चूज किया है तो हमें जितना जल्दी हो सके किंग को इमीडिएटली रिपोर्ट करने की जरूरत है। वैसे हो सकता है कि एल्वन क्लैन के पास फाइट करने के लिए ज्यादा लोग नहीं है पर ये हमें भूलना नहीं चाहिए अभी एल्वन क्लैन के पास 2 गॉडेस है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे डेमोन्स है जो एल्वन क्लैन को सपोर्ट कर रही है, तो हमें उस सभी के पावर को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उस सोल्जर की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड को दिखा रहा है जो कह रहा होता है कि जरूर मैं इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ और इसी कारण हिज मेस्ट्री ने उसके साथ लड़ने के लिए हमसे मदद मांगी है। तो ये नेचर से बात है, जनरल को हेल्प करने के लिए हम हमारे बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड के साइड पे एक आर्मर पहने लड़की खड़ी रहती है। वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रेड इस लड़की की तरफ इशारा करती है, वो सोल्जर को कह रहा होता है लड़की होने के नाते इसे अंडरस्टिमेट मत करो नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा सफर करने वाले हो। तभी हम आर्मर पहने उस लड़की को देखते हैं जो सामने रहे सोल्जर को कह रही होती है तुम मुझे लिलित करके बुला सकती हो। उसके बाद हमें दिखा आता है कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, नाम है लिलित, कैरेक्टर आइडेंटिटी रेस्टलेस ब्रेव वॉरियर। फिर उसके बाद ही लिलित कह रही होती है मैं एक नाइट होने के नाते मैं मेरी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करूंगी और जितने सारे एविल है सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्वन टेंपल को दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है और वही स्टेज पे हमें सिल्वी को दिखाती है जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है हमने ह्यूमन के साथ इतना अच्छा रिश्ता रखा है पर अचानक से आज विलियन ऑर्गन किंगडम हमारे क्लैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर मैं आप सभी के गॉडेस और क्वीन होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी का वेपन अपने हाथ पे उठाओ और अपने होपलाइन को बचाने के लिए उस सभी के साथ फाइट करो। और सिल्वी की ऐसा बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे रहने सभी बंदों को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मास्टर सिल्वी हमेशा जिंदा रहे, एल्विन रेस हमेशा जिंदा रहे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेज के पीछे तिफानी को दिखाती है जो सिल्वी की सब बातों को सुनने के बाद एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि वाह तुम आप ग्रो हो चुकी है तो मुझे अब इस तरह की चीज़ों पे इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि नहीं इस युद्ध पे फाइट करने के लिए हमारे पास कुछ ही लोग हैं, क्या हम ब्रेव वॉरियर को हरा पाएंगे। देख के ऐसा लग रही है कि ये युद्ध थोड़ा डिफिकल्ट होने वाली है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि तिफानी के सामने बूचन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है चिंता मत करो हमारे पास भी पावरफुल वॉरियर है। ओ हाँ चलो मैं तुम्हें बाकी सभी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, लुली की तरफ इशारा करते हुए तिफानी को कह रहा होता है ये लुली है ड्रैगन गॉडेस, वैसे वो अभी बच्ची लग रही है पर जब युद्ध शुरू हो जाएगा वो अपने असली फॉर्म में आ जाएगी। तभी हम लुली को देखते जो तिफानी को कह रही होती है तिफानी मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी हम फिर से बूचन को देखते हैं जो यूनियन की तरफ इशारा करते तिफानी को कह रहा होता है ये जिया यूनियन है फुल मून डेमोनेस। और वहीं पे यूनियन कह रही होती है बूचन को बूचन तुम ये याद रखना तुमने प्रॉमिस किया है कि युद्ध खत्म होने के बाद तुम एक नया गेम कॉन्सोलेशन मुझे दोगे। पर बूचन यूनियन की बातों को इग्नोर करते हुए गॉडेस ऑफ हार्मोनी की तरफ इशारा करते हुए तिफानी को कह रहा होता है ये गॉडेस ऑफ हार्मोनी है। तभी हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं जो बूचन को कह रही होती है मैं इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी पर मैं तुम्हारे लिए इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और हाँ बूचन हम दोनों की अभी भी अनफिनिश बिजनेस है तो नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगी तो स्कोर को सेटल कर लूंगी। उसके बाद हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं
उस जगह से चली जाती है। और अभी बूचन कहती है कि अरे रुक जाओ, ये क्या कर रही हो। और गॉडेस ऑफ हार्मनी के वहां से जाने के बाद हम तिफानी को देखते हैं जो सभी को कह रही होती है। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्रंट लाइन पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे अब मैं बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ, मियाँ के पास इतने सारे रिलायबल कंपनियन है। और हाँ, मैं मेरे सिटीजन को प्रोटेक्ट करूंगी, तो इस तरह से तुम सभी बिना टेंशन के युद्ध कर सकते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बूचन, लूली, यूनियन और सिल्वी को जो युद्ध के लिए निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लव लिटिल हाउस को दिखाता है। और वही पे हम पेंड्रा को देखते हैं जो रो रही होती है, अपना मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, स्टूपिड बिग ब्रदर, वो मुझे युद्ध पे क्यों नहीं लेके गया। तभी हमें दिखा जाता है कि पेंड्रा के सामने अलीना रहती है। फिर वो पेंड्रा को कह रही होती है कि पेंड्रा तुम शांत हो जाओ, बूचन बहुत जल्द तुम्हारे लिए वापस लौट आएगा। और हमें पेंड्रा को दिखा आती है जो गुस्से में रहती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि अब मैं क्या नहीं करती, वो एक बिग फैट इडियट है, मैं उसे डिवोर्स चाहती हूं। और पेंड्रा की ये बातों को सुनने के बाद हमें अलीना को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या डिवोर्स। फिर वो मन में कह रही होती है अब मैं क्या करूं, मैंने बूचन को प्रॉमिस किया कि मैं इसकी ख्याल रखूंगी, पर बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद वो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकती है, आज नहीं तो कल मेरी खुद की बच्ची को भी तो ख्याल रखना है, और ये सिर्फ मेरे लिए एक ट्रायल है जिसे मुझे पास करना ही है। फिर उसके बाद हम अलीना को देखते हैं जो अपने फैंटेसी में खो गई होती है, जब बूचन के साथ उसको शादी हुई होती है और एक बच्चे भी। और ये सोचते ही बहुत ज्यादा खुशी के कारण हमें अलीना को दिखाती है जिसका नोज ब्लीडिंग होने लगती है। और अलीना की ये हालत को देने के बाद पेंड्रा कह रही होती है, अलीना क्या तुम सही हो भाई। अलीना कह रही थी कि हाँ मैं सही हूँ, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, पर चलो हम एक साथ मिलकर गेम खेलते हैं, तुम जो भी गेम खेलना चाहते हो हम वही गेम खेलेंगे। ये बातों को सुनकर पेंड्रा कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं खेलना चाहती। अलीना कह रही होती है पर क्यों नहीं भाई। पेंड्रा कह रही होती है कि तुम्हारी अचानक से नोज ब्लीडिंग हो रही है, तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बैटलफील्ड को दिखाता है। और वहीं पे हम लिलिथ को देखते हैं जो एल्विन क्लेन के जनरल को घायल कर दिया होता है। मैं एक रेस्पेक्टेड नाइट को मरना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं, ये एक युद्ध है, तो इसलिए मैं आपको मरने से पहले खुद को सरेंडर कर दूं। और तभी हम एल्विन क्लेन के जनरल को देखते हैं जो अपने दांत पीसते कह रहा होता है कि लड़की मुझे अंडरस्टिमेट मत करो, मैं अभी भी 100 से ज्यादा ड्वेल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पीछे जितने सारे सिटीजन्स हैं उस सभी को प्रोटेक्ट भी तो करना है। और अगर तुम आगे जाना चाहती हो तो उससे पहले मेरे डेड बॉडी के ऊपर से जाने की जरूरत पड़ेगा। और तभी अचानक हमें दिखा था कि उन दोनों के मिडिल पे कोई आ जाता है अचानक से। फिर वो कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया बातें कहे हो भाई पे। जब धूल आता है हमें दिखा दे जगह पे कोई और नहीं यूनियन आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है ये बहुत ही लंबा समय हो गया है जब मैं इस तरह से पैशनेट शब्द सुना हूं। पर हमें दूसरी तरफ ब्रेव वॉरियर के सभी सोल्जर को दिखाता है जो यूनियन को यहाँ पे देखने के बाद वो सभी थर थर कांप रहा होता है। कांपता हुआ कह रहा था कि ये तो डिमोनस है। सभी ब्रेव वॉरियर ने कहा था ना कि इस फुल मून डिमोनस को हैंडल कर लेगा, पर अब वो यहाँ पे क्या कर रही है। फिर उसके बाद हम सभी सोल्जर को देखते हैं जो डर के मारे वहां से दौड़ के जाने लगता है। भाई एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि अरे भागो भागो, मैं भी फुल टाइम सोल्जर भी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है। तब हम लिलिथ को देखते हैं जो सभी को रोकते हुए कह रही होती है अरे तुम सभी कहाँ जा रही हो, तुम सब वहीं पे रुक जाओ, तुम सब कायर कहीं के। तभी अचानक से लिलिथ के पीछे से हम यूनियन को देखते हैं जो लिलिथ को कह रही होती है अरे क्या हुआ है, क्या तुम नहीं भागोगी। पर अचानक से लिलिथ को दिखा आती है जो यूनियन से फाइट करने के लिए तैयार हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है फुल मून डिमोनेस, ब्रेव वॉरियर का काम ही है डिमोनेस को मारना, और मैं कभी नहीं भागूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे बूचन और बाकी सभी को दिखाता है जो उड़ के जा रहा होता है। अचानक से लूली बूचन को कह रही होती है क्या तुमने इटर्नल ड्रैगन हार्ट को यूज किया है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है लूली मुझे माफ कर देना, उस समय इससे बेहतर प्लान मैं सोच नहीं पाया। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है हनी यहाँ पे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो रिंग तो तुम्हारे लिए तो है, तुम जैसे चाहो उसे वैसे यूज कर सकते हो, पर उस रिंग की एबिलिटी को तुम एक ही बार यूज कर सकते हो, तो इसलिए अब मुझे चिंता हो रही है, तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज तुम उस तरह के डेंजर आगे एनकाउंटर मत करो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। पर तभी ना हम देखते कि तिफानी बूचन को टेलीपैथी की वजह से कह रही होती है बूचन क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो। पहले बूचन कह रहा था कि ओ तिफानी क्या हुआ है। तिफानी कह रही होती है बी स्क्वाड टॉप बैटल फेस कर रहा है क्योंकि गॉडेस ऑफ हार्मनी के जो ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सभी ब्रेव वॉरियर मिलकर एक फ्यूज डिमन का सामान किया है जिसका लेवल 1200 है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें गॉडेस ऑफ हार्मनी को मदद करने की जरूरत है। तिफानी की ऐसा बातों को सुनने का मैं बूचन को दिखा था जो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या फ्यूजन डिमन फिर से, क्या ब्रेव वॉरियर के हाथों में वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ गया है। तभी लूली कह रही होती है वो एक फॉरबिडन टेक्निक है और मुझे क्लियरली याद है कि उस टेक्निक को मैंने छीन लिया था, और इसी कारण सभी गॉडेस ने ह्यूमन को मैजिक को रिसर्च करने के लिए मना किया था क्योंकि सभी गॉडेस से डर थे कि ह्यूमन अगर इस तरह के काम करता है तो ये सब कुछ डार्क पोटेंशियल पे लेके जाएगा और एक जीवन का अपमान होगा। पर विलियन ऑर्गन किंगडम ने इस रूल को तोड़ने के कारण गॉडेस उस किंगडम को छोड़ दिया, तो अभी रिसेंटली कोई भी गॉडेस नहीं है जो उस किंगडम को प्रोटेक्ट करती है। पर तभी से हम बूचन को देखते हैं जो लूली को कह रहा होता है लूली क्या तुम और गॉडेस ऑफ हार्मनी एक साथ मिलकर फ्यूजन डिमन के साथ डील कर सकती हो। लूली कह रही थी कि जरूर, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। बूचन कह रहा था कि मुझे इस तरह से एविल टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, पर उससे पहले मुझे ब्रिलियन ऑर्गन किंगडम के आर्मी के कैंप को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, और मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो सभी अपने रिसर्च के ज्यादा दूर तक नहीं गया है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो सीधा लूली के पीठ से छलांग लगा देता है। भाई लूली कह रही होती कि अच्छा ठीक है, पर ये याद रखना ज्यादा खुद के ऊपर प्रेशर मत देना। ये बातों को सुनने का बूचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है डियर वाइफ। फिर हम बूचन को देखते हैं जो हमने सेज किंग आर्मर को पहन लिया होता है और वो सीधा जहन पे लैंड करता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या मैं फीमेल ब्रेव वॉरियर को पकड़ने के बाद पूछताछ करूं। छे वो सभी ब्रेव वॉरियर ने मेरा बनाया हुआ टेक्नोलॉजी को मिस यूज कर रहा है,
मुझे ये सब कुछ बंद करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे बैटलफील्ड को दिखाता है। वहीं पे हम इनुन को देखते हैं जो लिलिथ को पीट पीट के हालत बुरा कर दिया होता है। लिलिथ के मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी इनुन कह रही होती है तुम मुझे हरा नहीं सकती और मैं तुम्हें मरना नहीं चाहती। सच में ये टोटली टाइम वेस्ट है। अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ तुम जल्दी से सरेंडर कर दो, मुझे वापस जाके गेम खेलना है। और हम लिलिथ को देखते हैं जो अपनी कांपते हुए कह रही थी कि नहीं मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगी, मैं अभी तक हारी नहीं। फिर उसके बाद ही वो बहुत ही मुश्किल के साथ जमीन से उठती है। फिर वो अपनी कांपते हुए कह रही होती है मैं अभी तक फाइट कर सकती हूँ। और हम इनुन को देखते हैं जो कह रही होती है अच्छा तो तुम फिर से उठ गए, तुम कितना एनोइंग हो। उसके बाद ही इनुन अपने हाथ पे एक अटैक तैयार करते हुए कह रही होती है यही मेरी लास्ट अटैक है जिससे वजह से तुम खत्म होने वाली हो। पर अचानक से हमें दिखा था कि इनुन के पीछे सिल्वी आ जाती है और इनुन को रोक लिया होता है। और ये देने के बाद इनुन कह रही होती है कि सिल्वी वो तुम्हारी एनिमी है, तुम मुझे रोक क्यों रही हो। सिल्वी कह रही होती है कि मेरी कुछ सोल्जर ने मुझे कुछ बताया है। उस सभी के टकराव के समय दो टीम के सोल्जर फाइट करने के बजाय इस लड़की ने बताया कि सभी को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों टीम के जनरल के बीच फाइट होगा और जो जीतेगा वही रिजल्ट अनाउंस होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लड़की जनरल को बहुत ही आसानी के साथ मार सकती थी पर जनरल को जिंदा जाने दिया। और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है कि वाह क्या शो है। फिर वो कह रही होती है तो क्या तुम उसे जाने दे रही हो। पर हाँ मैं पहले ही कह देती हूँ अगर बाद में कुछ होता है तो इस पे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं उसके साथ डील करने की कोशिश करती हूँ। सिल्वी की बातों को सुनने के बाद में इनुन को दिखा आती है जो वहां से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं अभी वापस लौट रही हूँ। इनुन के वहां से जाने के बाद हमें सिल्वी को दिखा आती है जो लिलिथ के पास होती है। पर हमें लिलिथ को देखते हैं जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। और ये देखने के बाद सिल्वी कह रही होती है क्या वो बेहोश हो गई है। फिर उसके बाद ही सिल्वी लिलिथ को हील करने लगती है। लिलिथ जब हील हो जाती है सामने सिल्वी को देखने का तो बहुत ही शॉक हो जाती है। वो सिल्वी को अटैक करती हुए कह रही होती है कि तुम कौन हो। सिल्वी कह रही थी कि डरो मत, मैंने तुम्हारी चोट को हील कर दिया है। और सिल्वी की बातों को सुनने का लिलिथ कह रही होती है कि तुम तो एल्फ गॉडेस हो है ना, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। सिल्वी कह रही होती है मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम दूसरे से अलग हो और मैं ये देखना नहीं चाहती कि एक ट्रू ब्रेव वॉरियर इस तरह से मर जाए। और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। फिर वो कह रही थी कि ट्रू ब्रेव वॉरियर ये क्या है। पर अचानक से हमें सिल्वी को दिखा आती है जो उस जगह से गायब हो जाती है। जाते हुए कह रही होती है वापस लौट जाओ और हाँ तुम उस रास्ते पे चलो, तुम्हें जिस रास्ते पे चलना चाहिए। सिल्वी की ये बातों को सुनने का तो लिलिथ कह रही होती है तुम उस रास्ते पे चलो, मुझे जिस रास्ते पे चलना चाहिए। हाँ वो गॉडेस एकदम सही है, मैं एक नाइट क्यों हूं और मैं ब्रेव वॉरियर का पाथ चूज क्यों किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बिलियन ऑर्गन किंगडम के कैंप को दिखा आता है। तो हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो अपने एक आइटम के वहां से वहीं पे जितने सारे सोल्जर थे उस सभी के लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब कर लेता है। और वहीं पे सभी जितने सारे वॉरियर थे वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। पर हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो उस सभी की बातों को नहीं सुनता है और उस सभी के पूरे लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर वो कह रहा होता है तुम सभी सेमलेसली बैटलफील्ड को छोड़ के आ गए और मैं तुम सभी को ऐसे ही जाने दूंगा। अगर मैं तुम सभी को माफ कर भी देता हूं पर एम्परर तुम सभी को नहीं छोड़ेगा, तुम सबसे मरना डिजर्व करते हो। फिर उसके बाद ही वो लिलिथ की तरफ देखते हुए कह रहा होता है लिलिथ तुम भी तुम्हारे काम को कंप्लीट करने में फेल हो चुकी हो सकता है कि तुम डिमोनस के साथ फाइट कर रही थी पर उसे हराने की जरूरत थी तुम्हें। और वैसे मैंने तुम्हें जो फ्यूज डिमोन दिया था वो तुम खुद के साथ फ्यूज क्यों नहीं किया। पर हमें लिलिथ को दिखा आती है जो चुपचाप रहती है, कुछ भी नहीं कह रही होती है। और ये देने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है ओ तो तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है, तुम हमेशा हम सबके साथ डिस्कनेक्टेड रहती हो पर अब तुम हमारे प्लान को इग्नोर कर रही हो और खुद की मर्जी से एक्ट कर रही हो। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि भाई जितने सारे लोग थे वो सभी लिलिथ को घेर लिया होता है। वो सभी लिलिथ के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही कहा, वो खुद की तरह एक्ट क्यों कैसे कर सकती है, इस लड़की को तो ब्रेव वॉरियर की पोजीशन से हटा देना चाहिए। पर तभी जैसे हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो लिलिथ को एक बोतल देते हुए कह रहा होता है लिलिथ यही तुम्हारी फाइनल चांस है, एल्विन के ड्रिंकिंग वाटर पे ये फेंक दो, उसके बाद हम फिर से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही होती है अरे ये तो प्लेग ऑर्गन है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है ये प्लेग अगर फैल जाता है तो कितने लोग मर जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है लिलिथ मैं तुम्हारी ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी रिसेंटली एक्शन के कारण हमने बहुत सारा लॉस किया है और अगर तुम तुम्हारी लॉयल्टी हमें फिर से प्रूव नहीं करती हो तो हम फिर से तुम्हें ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे लोग थे वो सब लिलिथ को घेर लिया होता है। वो सब एक साथ कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, हेजिटेट करने का क्या समय है। और लिलिथ को कुछ एक्शन ना लेता हुआ देखने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली हो है ना। ये बातों को सुनने का लिलिथ कह रही होती है, इस तरह की टैक्टिक ब्रेव वॉरियर के लिए ऑन उठती है। और लिलिथ की बातों को सुनने का ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है लिलिथ मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। फिर उसके बाद ही वो बाकी सोल्जर को कमांड देते हुए कह रहा होता है जल्दी से गद्दार को अरेस्ट कर लो। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे सोल्जर थे वो सभी एक साथ लिलिथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही मिडिल पे हमें लिलिथ को दिखाती है जो एक ही जगह पे चुपचाप खड़ी रहती है। अचानक से उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब वो छोटी थी तब उसे कोई कह रही होती है लिलिथ क्या तुम सच में उस बॉय के साथ फाइट करना चाहती हो। ये बातों को सुनने का तो छोटी सी लिलिथ को दिखाती है जो हंसती हुई कह रही होती है मम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने फिर से आपके लिए मुसीबत इकट्ठा कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ का मॉम कह रही होती है तुमने कही थी ना कि तुम नाइट बनोगे तो तुम कमजोर को बुली क्यों कर रही हो। भाई लिलिथ कह रही होती है कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई लिलिथ का मॉम फिर से कह रही होती है क्या तुम्हें याद है कि तुम नाइट बनोगी और कमजोर को प्रोटेक्ट करोगी और एविल को दूर हटाओगी।
सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लिलित को दिखाती है जो ये सब बातों को सोचते सोचते खुद ही खुद से कह रही होती है बुराई का पतन होगा और प्रकाश हमेशा कायम रहेगा। फिर उसके बाद हम लिलित को देखते हैं जो अपनी तलवार के वहां से वह जितने सारे सोल्जर लिलित को पकड़ने के लिए आता है उस सभी को वहीं पे खत्म कर देता है। फिर हमें बताया जाता है लिलित बिना हेजिटेशन के उस समय एविल लोगों को वहीं पे खत्म कर दिया जो एक समय उस सभी को अपना कॉमरेड कहती थी, और अब वो खोई हुई लड़की अपनी खुद की पाथ को ढूंढ पाई है और इस तरह से ये एक ट्रू ब्रेव वॉरियर का जन्म हुई। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि वह पे जितने सारे सोल्जर लिलित को अटैक करने के लिए आए थे लिलित ने सभी सोल्जर को मार दिया होता है और सामने का ये नजरा को देखने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है ओ तो तुम मॉर्निंग स्टार की जैसा ही ह्यूमन काइंड को धोखा देने वाली हो। ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है बास्टर्ड तू वही भी चुप हो जा, तेरे जैसे बास्टर्ड खुद के फायदे के लिए कितने सारे इनोसेंट ह्यूमन को मार दिया है। मैं कोई ह्यूमन काइंड का दुश्मन नहीं हूँ, असली ह्यूमन काइंड का दुश्मन तो तेरे जैसे बास्टर्ड है और आज से मैं मेरी स्वॉर्ड उसी जगह पे घुमाऊंगी जहां मुझे सही लगेगी। और हाँ हो सकता है कि मॉर्निंग स्टार डिमोनस के कारण डिफेक्टेड हो गए हैं पर वो कभी भी तेरे जैसे इनोसेंट ह्यूमन की जिंदगी नहीं लिया है। लिलित की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखा होता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है ओ तुम्हारी बातें तो स्वॉर्ड के जैसा सर्फ है, पर हमें लिलित को दिखा आती है जो फाइट करने के लिए आगे जाती है। फिर वो कह रही होती है बातें काफी हुआ अब फाइट करते हैं। फिर उसके बाद हम लिलित को देखते हैं जो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के ऊपर अटैक करती है पर ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को कुछ भी नहीं होता है और ये देखने के बाद लिलित थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या ये एक इल्यूजन था, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिलित के आसपास पर्पल कलर के धुएं से भर जाता है और ये देखने के बाद लिलित मन में कह रही होती है क्या ये तो हिप्नोटिक पाउडर है, और उसी हिप्नोटिक पाउडर के कारण हमें लिलित को दिखा आती है जो पैरालाइज होने लगती है। पर अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे कैंप के अंदर से असली ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड बाहर निकलता है। उसके पीछे हम उसके एक सामवेट को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ओ ये तो काम कर रहा है। तभी लिलित कह रही होती है कितना ज्यादा डिस्कफेबल है, और लिलित की बातों को सुनने के बाद ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप स्किल है बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, पर बैटल दिमाग से जीता जाता है ना कि ब्रूट फोर्स से। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होगा और इसलिए मैं तुम्हें ब्रेन वॉश करने जा रहा हूँ जिसके वजह से तू मेरा लॉयल पॉपेट बन जाओगी। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि भाई जितने सारे सोल्जर थे वो सभी लिलित को घेर लिया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि हाँ इतने प्रीटी लेडी को मारना ये कोई भी फायदा नहीं होगा, उसे अच्छी तरीके से हमें यूज करना चाहिए। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ जरूर हमें उसे ब्रेन वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से हम मजे करेंगे। पर तभी अचानक से हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं, उसे कुछ प्रेजेंस महसूस होता है और उसी प्रेजेंस के कारण बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए सभी को कह रहा होता है मुझे कुछ काम आ गया तो इसलिए मैं इस एंजॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, तो तुम सब मिलकर उसके साथ मजे करो। उसके बाद हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो इस जगह से गायब हो जाता है और वो वहां से गायब होने के बाद बाकी सभी सोल्जर को दिखा आता है जो ललित को पकड़ लिया होता है। वो सभी कह रहे थे कि हाँ मैं अब इंतजार भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक से हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं एक चीज की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है इस लड़की को इस जगह पे बांध दो फिर हम अच्छी तरीके से मजे कर सकते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के पीछे बुचैन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ओ देख के ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा मजेदार है, क्या मैं भी मजे कर सकता हूँ। और बुचैन के प्रेजेंस के कारण भाई जितने सारे लोग थे वो सभी थर कांप रहा होता है, सर से पसीना आ रहा होता है डर के मारे। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जमीन पे पड़े हुए लिलित को देखते हैं, उसकी होश आती है जब वो सामने देखती है उसके सामने हम देखते हैं कि बुचैन जितने सारे सोच जाते हैं उस सभी को खत्म कर दिया होता है। और वो जब आर्मर पहने बुचैन को देखती है उसे देखने के बाद वो मन में कह रही होती है मॉर्निंग स्टार। उसके बाद ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम ललित को देखते हैं जिसकी धीरे धीरे होश आती है, उसे अचानक से स्मेल आ रही होती है, इसी कारण वो अपनी जगह से उठ जाती है। पर जो अपनी जगह से उठती है उसके कपड़े खुले हुए रहती है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस टेंट के अंदर बुचैन का एंट्री होता है और ललित को जगह हुआ देखने के बाद कह रहा होता है कि ओ तो तुम उठ गए। पर अचानक से हम ललित को देखते हैं जो बुचैन की तरफ एक चाकू फेंक मारती है और वो चाकू बुचैन के सिर के पास से गुजर जाता है, यानी बुचैन मौत को छुके टक से वापस आ गया। फिर उसके बाद बुचैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बचाया है। पर अचानक से हमें ललित को दिखा आती है, वही चाकू अपने हाथ में पकड़ने के बाद सीधा बुचैन के गर्दन पे रख दिया होता है। फिर वो कह रही होती है मुझे माफ करना मेरी इस तरह की बिहेव के लिए, पर मुझे श्योर होना है तुम मेरी एनिमी हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और हॉनेस्टली आंसर देना। बुचैन कह रहा होता है कि मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ये बातों को सुनने का ललित कह रही होती है ओ तो तुम यहाँ पे किस लिए हो, ये एक बैटलफील्ड है और ये जगह कोई सिविलियन के लिए नहीं है। ललित की ये सब बातों को सुनने का तो बुचैन थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ओ नो ये लड़की तो बहुत ज्यादा सतर्क है और अभी भी मुझे एनिमी के कैंप पे छुपके से घुसने के लिए इस लड़की की मदद की जरूरत है। देख के ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास समय आ चुका है मेरे एक्टिंग स्किल को यूज करने का। फिर बुचैन कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता, मैं कुछ अच्छा प्रोडक्ट खरीदने के लिए एल्विन क्लैन पे आया था पर यहाँ पे अचानक से युद्ध शुरू हो गया और मैं यहाँ पे ट्रैप होकर रह गया। बुचैन की बातों को सुनने के बाद ललित कह रही होती है ओ तो क्या तुम मर्चेंट हो।
और अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ कर देना मेरे ये अजीब सा बिहेव के लिए। भोजन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कल जब मैंने खाना ढूंढने के लिए बाहर निकला था, पर मैंने आपको देखा था कि आप जमीन पे बेहोश पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया। भोजन की ये सब बातों को सुनने के बाद लिलित शांत होती है, फिर वो कह रही होती है अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। फिर उसके बाद हम भोजन को देखते हैं जो बाहर जाते कह रहे थे कि ओ मैं तो भूल ही गया कि मैं खाना बना रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आप कपड़े वगैरह पहन के बाहर आ जाइए। भोजन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जो उदास खड़ी रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है युद्ध करके क्या फायदा जब सबसे बड़ा विक्टिम सिविलियन है। अगर ह्यूमन और एल्व्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। फिर उसके बाद हम लिलित को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने सभी कपड़े को पहन लिया होता है और कपड़े को पहनने के बाद वो बाहर आ जाती है। और लिलित को बाहर आता हुआ देखने के बाद भोजन कहते कि ओ बाहर आ गए, खाना तैयार हो गया, यहाँ से जाने से पहले अपना पेट भर लो। भोजन की बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है अच्छा ठीक है, और आपके ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि जिस स्पॉट पे खाना रखा था उस स्पॉट पे पूरा खाना खत्म हो गया होता है। भाई हम लिलित को देखते हैं जो अपना खाना कंटिन्यू खा रही होती है, और वही सामने हमें भोजन को दिखाता है जो लिलित को देख रहा होता है। वो मन में कह रहा था कि बाप रे ये लड़की क्या है, वो अकेले ही पूरा पॉट को खत्म कर दिया। पर अचानक से लिलित को दिखाती है जो अपने खाने को खत्म करने के बाद ही वो भूचन के खाने की तरफ देख रही होती है, और ये देखने के बाद भूचन के सर से तो पसीना आ रहा होता है। तभी अचानक से लिलित कह रही होती है क्या तुम उसे खाने जा रही हो। और लिलित की बातों को सुनने के बाद भूचन एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है असल में बात यह कि अचानक से मुझे भूख चला गया है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि खाना में वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप इसे नहीं खाना चाहते हैं तो मैं खा लेती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उन दोनों ने ही खाना खा लिया होता है, सॉरी सिर्फ लिलित ने ही खाना खाई है। फिर वो अपने ड्रेस कॉर्मर को पहनने के बाद जाने के लिए तैयार हो गई होती है, और ये देने का तो भूचन कह रहा होता है कि ओ क्या आप ऑलरेडी निकल रही है। लिलित कह रही होती है कि हाँ एक चीजें है जो मुझे करनी है, और अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जब तुम एक बार आर्मी कैंप पे पहुंच जाओगे तब किसी के वहां से मैं तुम्हें अपने घर तक पहुंचा दूंगी। भूचन कह रहा था कि क्या सच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेव वॉरियर। तभी अचानक से हम लिलित को देखते हैं जो एक थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर वो कह रही होती है तुमने मेरी जिंदगी बचाई, तो इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम मुझे लिलित करके बुला सकते हो। ओ हाँ वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कहते कि ओ मेरा। फिर वो अचानक से मन में कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि ये लड़की बाकी ब्रेव वॉरियर से अलग है, तो इसलिए मुझे इस लड़की के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। फिर भूचन लिलित को कह रहा होता है मेरा नाम बुकू है। और बुकू नाम को सुनने के बाद लिलित हंसते हुए कह रही होती है वाह ये तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल नेम है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सेम टाइम पे एलिवेंट टेरिटरी के बॉर्डर को दिखाता है, और उसी बॉर्डर के साइड पे लिटिया और फेंगयांसो आ गई होती है। तभी फेंगयांसो कह रही होती है हम एलिवेंट टेरिटरी पे आ गए हैं, और सामने के नजारा को देखने के बाद और सामने एलिवेंट टेरिटरी के बैरियर को देखने के बाद लिटिया कह रही होती है इस जगह पे गॉडेस ने जो बैरियर लगाई थी वो तो बहुत ही कमजोर हो गई है। फेंगयांसो कह रही होती है हो सकता है कि अभी जो युद्ध चल रहा है उसी कारण, और एलिवेंट टेरिटरी पे एंटर करने के लिए यही हमारी सही अपॉर्चुनिटी है। तभी हम लिटिया को देखते जो मन में कह रही होती है वो डैम मॉर्निंग स्टार भूचन इस बैरियर के अंदर है, और वो बहुत ही लंबे समय से प्रिटेंड कर रहा था, मुझे झूठ कह रहा था कि वो मेरी मदरगोड का मैसेंजर है। मैं चाहती कि वो खुद मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करे, और सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगी मैं उसके अच्छी तरीके से पिटाई करूं। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो अपने हाथ को सिर्फ आगे करती है, और उसी कारण एल्विन कलन का जो बैरियर रहता है वो टूट के बिखर जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सिल्वी को दिखाती है। अचानक से वो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि बैरियर टूट गया है, और वैसे ये प्रेजेंस। उसके बाद वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो सभी को कह रही होती है हमारी एलिवेंट टेरिटरी पे लिटिया एंटर कर गई है, और ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और वही पीछे में यूनियन को दिखाती है जो पतली गली से निकलने लगती है। पर अचानक से पीछे से हमें सिल्वी को दिखाती है जो यूनियन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही है कि ओए तुम कहाँ जा रही हो, अब तो हम सिस्टर है ना, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तुम जरूर मुझे मदद करोगी है ना। भाई यूनियन कह रही होती है कि तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, मुझे जाने दो, मैं मेरी खुद की सिस्टर को बेच दिया हूँ, और वैसे भी मैं उस पागल औरत के साथ डील नहीं करना चाहती हूँ। और वही साइड पर हमें लूली को दिखाती है जो सबसे पहले इधर उधर अपने अंडे को छुपाने लगती है। और तभी इतना हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर पोर्टल ओपन करते हुए लिटिया बाहर आती है। फिर वो यूनियन को कह रही होती है जिया इनुन तुम किसे पागल औरत कह रही हो, क्या तुम्हें पिटाई की इच्छा हो रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि इनुन ने अभी की सिचुएशन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में लिटिया को बता दिया होता है, और ये बातों को सुनने के बाद लिटिया थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या तो भूचन अकेला ही विलियन ऑर्गन के इनो पे चला गया है, और तुमने उसे जाने दिया। अच्छा ठीक है जो हो गया हम और कुछ नहीं कर सकते, इनुन तुम मेरे साथ आओ। और लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। उसके बाद वो लूली को पकड़ने के बाद लिटिया के सामने रख दिया होता है। फिर वो कह रही होती कि आ जाओ मैं तुमसे नहीं डरती। लिटिया कह रही होती कि तुमने कसम खाई थी कि तुम बुचन का ख्याल रखोगी, पर तुमने बुचन को अकेले विलियन ऑर्गन किंगडम पे जाने दिया। तुम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा थैंकफुल रहो कि मैंने तुम्हें अभी तक पानिश नहीं किया। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो उस पोर्टल के अंदर फिर से जाने लगता है, और वही पीछे से यूनियन कह रही होती कि अरे रुक जाओ मैं भी जाऊंगी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। पर अचानक से हम पीछे से सिल्वी को देखते हैं जो लिटिया को रोकती है, कह रही होती है मास्टर लिटिया। पर उसके आशीर्वाद को काटती हुई लिटिया कह रही होती है सिल्वी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रिसेंटली एल क्लैम पे जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ मैंने सुन लिया है, और मेरे सामने तुम्हारी स्टेटस कोई भी मैटर नहीं करती है। जब तक तुम मुझे फॉलो करोगी तब तक मैं तुम्हें अपनी सबऑर्डिनेट मानूंगी। ओ हाँ वैसे वो सभी ब्रेव वॉरियर तुम्हें बुली किया है ना,
वेल मेरे मन में बहुत सारा गुस्सा है जो निकलना है, तो मैं उस सभी के ऊपर निकलने वाली हूँ। तो चिंता मत करो, मैं सभी वो ब्रेव वॉरियर को बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो उस पोर्टल के अंदर चले जाती है, और वही पीछे हमें सिल्वी को दिखाती है जो लिटिया को जाते हुए देख रही होती है। वो एक छोटा सा स्माइल करती है, फिर वो कह रही होती है मास्टर लिटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है, मैं सेम टाइम पे फिंगांसो के साइड को दिखाती है। वो एक जगह पे खड़ी हुई रहती है और उसी के सामने बहुत सारा सोल्जर मरा रहता है। फिर वो सामने के नजर को देखने के बाद खुद ही खुद से कह रही होती है कितना हॉरिबल सीन है, और वैसे ये स्मेल तो ब्रेव वॉरियर ब्लड का है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिंगांसो के पीछे बोतल ओपन करती हुई लिटिया और जिया इन्यून बाहर आती है। तभी लिटिया फिंगांसो को कह रही होती है इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रही है। वही फिंगांसो कह रही होती है कि मैं अभी तुम्हें ढूंढने के लिए जा रही थी। फिर उसके बाद हम फिंगांसो को देखते हैं, वो सभी मरे हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए लिटिया को कह रही होती है। उस सभी को देख के लग रही है कि उस सभी को एक ही अटैक की तरह मारा गया है, और ये अटैक ह्यूमन ब्रेव वॉरियर की तरह किया गया है। ये बातों को सुनने का लिटिया कह रही होती है क्या ये बूचन हो सकता है। फिंगांसो कह रही होती है हाँ शायद हो सकता है। उसके बाद ही वो अपने पास एक बोतल को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है ये जमीन पर पड़ा हुआ था, और उस चीज को गौर से देखने के बाद हमें लिटिया को दिखाते हैं जो थोड़ा शौक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि ये तो प्लेग ऑर्गेन है। मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि ब्रेव वॉरियर इस तरह के डार्टी टैक्टिक यूज करेगा। देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार बूचन ने कुछ अच्छा काम किया है। और वही साइड पे रहे इन्होंने कह रहे थे कि वाह ये तो बहुत ज्यादा इविल ट्रिक है। उस सभी को पता है कि फाइट पे जीत नहीं पाएगा, इसलिए इस तरह के पॉइजन को यूज कर रहा है। फिर उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि एकदम सही कहा, ये ब्रेव वॉरियर बड़ा प्रॉब्लम बनने से पहले हमें उस सभी को खत्म कर देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें विलियन ऑर्गन किंगडम को दिखाता है, और उसी जगह पे बूचेन और लिलित आ गई होती है। पर अचानक से हमें सोल्जर को देखते हैं जो लिलित को रोक लिया होता है। फिर वो एक फोटो दिखाते हुए लिलित को कह रहा होता है इस फोटो के अंदर जो लड़की है क्या वो तुम हो। ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है कि नहीं। वो बंदा कह रहा था कि पर तुम तो इस फोटो के लड़की के जैसा ही लग रही हो। लिलित कह रही होती है मैं कितनी बार कहूँ मैं ये लड़की नहीं हूँ, उस लड़की को मान के मुझे गलत समझना बंद करो। और लिलित की ये बातों को सुनने के बाद सोल्जर को दिखाता है जो कह रहा होता है मुझे विश्वास में नहीं हो रहा है, इससे बेहतर होगा कि मैं इस जगह पे एक भगवान का दूध का फोटो लगा लेता। उसके बाद वो खुद को शांत करता है। फिर वो लिलित को कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम अंदर जाना चाहती हो है ना, तो बताओ इसका पासवर्ड क्या है, बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड। रिप्लाई देते हुए लिलित कह रही होती है टाइगर। वो सोल्जर कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम दोनों पास कर गए। और वही लिलित के पीछे रहे में बूचन को दिखाता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि मुझे पता है बहुत सारे प्लेयर है जो इस तरह के रेफरेंस को लेकर कैरेक्टर क्रिएट करता है, पर असल में वो कौन है जो कैंप का इस तरह का पासवर्ड रखा है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं था कि एल्विन विगिनर एरिया पे इस तरह का एक हिडन बेस है, और शायद यही कारण है जो मैंने कभी भी इस जगह को ढूंढ नहीं पाया। वेल अगर मैं इस एरिया से फेमिलियर हो जाता हूँ तो मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लिलित और बूचन को देखते हैं जो कैंप के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक से बूचन कह रहा होता है वैसे मिस लिलित आप आगे क्या करने वाली है, क्या आप कंटिन्यू फाइट करने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है कि नहीं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे करने की जरूरत है, मैं इस रिडिकुलस वॉर को रोकने के लिए गवर्नमेंट को मनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो एक जगह पे आ गया होता है। फिर लिलित कह रही होती है कि हम आ चुके हैं, और सामने का नजर को देखने का बूचन मनी मन में कह रहा होता है ओ मॉडर्न वेपन, तो प्रीवियस जितने सारे आर्मी थे वो सभी एक ऑर्डिनरी फोर्स था। वैसे ये जो आर्मर्ड व्हीकल दिख रहा है ये शायद मैजिकल सर्क्यूट का पावर है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने सिस्टम के वहां से वहीं पे जितने सारे मैसेज रहता है उस सभी को कंट्रोल कर लेता है। फिर उसके बाद ही वो कार के इंजन को कंट्रोल करते हुए इंजन को ब्लास्ट कर देता है, और उसी ब्लास्ट के कारण वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सब इकट्ठा हो गया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि अरे अरे अभी क्या हुआ, ये साउंड कैसा था। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे जनरेटर एक्सप्लोड हो गया है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट मैं सिस्टम के एक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये पहले कभी नहीं हुआ था, शायद ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर एरर हो गया है। तभी अचानक से एक बुड्ढा कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो, ये सब कुछ हमारे एंसेस्ट्रियल का सिखाया हुआ टेक्नोलॉजी है, ये गलत नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम देखते कि एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते करते एक दूसरे के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। पर अचानक से हम देखते कि उस जगह पे ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड आ जाता है, और उस सभी को रोकते हुए कह रहा होता है चिल्लाते हुए ये काफी हुआ, तुम सभी अपने अपने पोजीशन पे चले जाओ। और उसको यहाँ पे देखने वहीं पे जितने सारे लोग फाइट कर रहा था वो सभी वहीं पे रुक जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि सर हमें माफ कर देना, हम अपने अपने काम पे जा रहे हैं। पर तभी अचानक से हमें ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को दिखाता है जिसका नजर सामने रहे सीधा लिलित की तरफ जाता है। फिर वो कहता है कि ओ लिलित ये तो तुम हो, तुमसे मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम शांति के साथ अपनी जगह पे लौट आए। लिलित कह रही होती कि सेमलेस। तभी ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है पर चाहे जो भी हो मैंने पहले सोचा था कि मॉर्निंग स्टार ने तुम्हें पकड़ लिया है, पर तुम सेफली वापस लौट आए, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। फिर उसके बाद ही वो बूचन की तरह देखते हुए लिलित को कह रहा होता है वैसे तुम्हारे पीछे वो आदमी कौन है, मैंने उसे तो कभी पहले नहीं देखा है। ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है जो बूचन का हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, वैसे तुम्हारे जैसा इंपॉर्टेंट फिगर ऑर्डिनरी इंसान को ध्यान देना कब से शुरू कर दिया। ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड कह रहा होता है कि ये भी सही है। पर तभी हम लिलित को देखते हैं जो बूचन के हाथ को पकड़ने के बाद वो सीधा ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को क्रॉस कर जाती है। फिर वो कह रही हो जल्दी से मेरे रास्ते से दफा हो जाओ, तुम्हारा रैंक मेरे से हाई हो सकता है पर तुम्हें मुझे कमांड देने के लिए तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। लिलित के वहां से जाने के बाद हम ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को देखते हैं जो अपने एक सर्वेंट को सम्मान करता है। फिर वो कह रहा होता है लिलित के साइड पे जो आदमी है उसके ऊपर नजर रखो और चांस मिलते उसे मार देना। ये बातों को सुनने का तो उसका सर्वेंट कह रहा था अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर उसके बाद ही ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड मनी मन में कह रहा होता है लिलित सिर्फ अकेले ये औरत है जो हमें रोक सकता है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम इकट्ठा करने से पहले जितना जल्दी हो सके हमें उसे मार देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिलित और बूचन को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है। अचानक से बूचन कह रहा होता है
वैसे वो बंदा कौन है? देख के लग रहा था कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है। ये बातों को सुनने का लिलित कह रही होती है वो ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड है और वो सभी ब्रेव वॉरियर के रैंक 8 पे आता है और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम तुम्हारी क्यूरियोसिटी को जाने दो क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लिलित की बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है। फिर वो मन में कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है ये पूरे युद्ध के असली कल्पित तो वही इंसान है, मुझे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद हम भूचन को देखते हैं जो फुल मून डिमोन्स के पार्ट को यूज करने के बाद वो अपने क्लोन बना लिया होता है और वही क्लोन एक दूसरे डायरेक्शन पे जाने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं किया है। पर अचानक सामने कि भूचन के साइड से कोई कह रहा होता है हे तुम क्या कर रहे हो, और ये आवाज को सुनने के बाद में भूचन को दिखा आता है जो थोड़ा शॉक हो जाता है, साइड से पसीना आ रहा है। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ नो मैं इतना जल्दी एक्सपोज हो गया। तभी हम एक बंदे को देखते हुए भूचन के सामने आता है। फिर वो कह रहा होता है क्या तुम मैकेनिक हो, मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा। ये बातों को सुनने के तो भूचन कहते कि सर मुझे माफ कर देना मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो इधर उधर थोड़ा भटक गया था। ये बातों को सुनने का वो बंदा कहता कि ओ तो फाइनली यहाँ पे एक न्यू बंदा आ ही गया है। वैसे तुमने अभी कोई भी टीम पे ज्वाइन तो नहीं किया है ना, तो अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से हमारी टीम पे ज्वाइन हो जाओ, हमारे टीम पे एकदम बेस्ट फूड मिलता है। ये बातों को सुनने का भूचन कहते कि क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो मैं रिस्पेक्टफुली आपकी ये ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे सर हमारी टीम असल में करता क्या है। ये बातों को सुनने का तो वो बंदा कह रहा होता है मेरे अगले बातों को सुनने के बाद शौक मत हो जाना, हमारा जॉब है मैजिकल वेपन वीक ब्रेन को मेंटेन करना। अब बताओ क्या तुम मेरे बातों को सुनने के बाद शॉक हो गए हो? हाँ मुझे पता है तुम शॉक हो गए हो है ना। और भाई मैं तेरा भूचन को दिखाता है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है सरप्राइज हो गया हूँ, निकल यहाँ से, इस बिग इवेंट को मैंने ही इन्वेंट किया था। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो जरूर करना, फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाया है हमारे चैनल नाम से, मिस्टर जैंट एनिमे के नाम से एक न्यू वेबसाइट तैयार हुआ है, आप एक बार जरूर विजिट कर लेना ठीक है। तो मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था और या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, आपको गूगल पे मिल जाएगा ठीक है। तो चलो एक बार जरूर विजिट कर लेना और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।